है। मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और आई हैव more than 15 years of advocacy experience in different criminal laws as a state counsel। और इस लॉ के साथ और दीगर साइबर क्राइम और दीगर रिलेटेड लॉज के साथ मेरा नेक्सस ये है कि न सिर्फ इनकी प्रैक्टिकल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें मैं कई केसेस में पार्टिसिपेट कर चुका हूं, बल्कि इन तमाम लॉज के डिफरेंट जो हमारे सरकारी इदारे हैं, मेरा अपना इदारा पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट समेत डिफरेंट इदारों में हम इस लॉ पर कई किस्म की वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स करवाते हैं। आज के सेशन में मुझे बताया गया है कि मेरे पास 300 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 200 लोगों का जो ग्रुप है वो इसी वीक में इस कानून को पढ़ चुका है एक और सोर्स पर्सन, रिस्पेक्टेड सोर्स पर्सन से, और 100 लोग वो हैं जो शायद इस लॉ को इस सेशन में नहीं पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टारगेट है इस सेशन में वो दरअसल प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इसमें हम कुछ इस लॉ को सेक्शन वाइज रीड नहीं करेंगे, हाउएवर इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच और इसका प्रोसीजर और इससे रिलेटेड जो हमारी पाकिस्तानी जजमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स क्या है, पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, मुख्तलिफ इदारे क्या कहते हैं, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो है एक मॉक इंक्वायरी, जिसमें एक फिक्शन स्टोरी स्टैब्लिश की गई है। एक कंप्लेनेंट लेडी है, उसने हरासमेंट की कंप्लेंट की है और उसके बदले में उसका रिप्लाई है, चार्ज ऑफ जो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस हैं, विटनेस की स्टेटमेंट्स हैं, उस पर नीचे आखिर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 वो नजर आ रहे होंगे। तो हसन, मेरे पास माइक स्टॉप आ रहा है, मेरी वॉइस और तस्वीर दोनों आ रहे हैं जी? सर बिल्कुल दोनों आ रहे हैं सर। ओके, अच्छा। अब जनाब इसमें जो हमारे इसके टारगेट्स हैं, इसका जो आज की हमारी एक्टिविटी है उसके जो टारगेट्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कराना चाहूंगा। आप लोग चूंकि बहुत सीनियर्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, किसी तौर से मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि किसी तौर से इस लॉ के साथ या तो आपका वास्ता बतौर इंक्वायरी ऑफिसर रह सकता है या खुदा न खास्ता कंप्लेंट या खुदा न खास्ता एक्यूज के तौर पर। माइक किसी को ऑन है? आप लोग अपने माइक बंद कर लीजिए। आपका जो बैकग्राउंड शोर है वो सबको डिस्टर्ब कर सकता है। इस सेशन की हेल्प करने के लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और जो आप माइक का यूज करते हैं उसका स्मार्ट यूज बहुत जरूरी है। इससे हम सबको हेल्प होगी इस सेशन को कंडक्ट करने में। हम बात कर रहे थे कि लर्निंग आउटकम्स, तो आप चूंकि प्रैक्टिकल लोग हैं, आपने जिंदगी का एक्सपीरियंस काफी, आपका जॉब पर एक्सपीरियंस है, तो इस कानून के साथ किसी तौर से आपका हो सकता है वास्ता पड़ा हो। तो आज का जो सेशन है वो काउंटर डिस्कशन का सेशन है। आपकी तरफ से जितने भी पार्टिसिपेशन होगा मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं। इनफैक्ट ये एक्टिविटी आप लोगों की एक्टिविटी है, इसलिए इसे प्रैक्टिकल शक्ल दी गई है। हमारे लर्निंग आउटकम्स देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तौर से ये सेशन आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में बतौर इंक्वायरी ऑफिसर और अनफॉर्चुनेटली बतौर कंप्लेनेंट और अनफॉर्चुनेटली बतौर अक्यूज और विटनेस आपको ये हेल्प कर सकता है। इसके लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे, इसमें हम हरासमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स जो रियल लाइफ से ली गई हैं उन एग्जांपल्स के साथ मिलाकर हम इसे डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे जो अंदाजे हैं, यानी जिसे हम समझते हैं हरासमेंट, वो हरासमेंट है या कानून के जो सेटल्ड पैरामीटर्स हैं, जो इस लफ्ज को जैसे डिफाइन किया है इस लॉ ने और मुख्तलिफ अदालतों ने जिस तरीके से मुख्तलिफ सिचुएशन से किसी चीज को हरासमेंट, किसी एक्शन को हरासमेंट डिक्लेयर किया है या हरासमेंट नहीं डिक्लेयर किया, यानी मुल्जिम को या तो सजा दी है या मुल्जिम को उन्होंने बरी किया है। हर दो सूरतों में देखेंगे कि क्या क्या वो क्राइटेरिया और पैरामीटर्स हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो अदालतों ने सेटल किए हैं। तो हम इसको न सिर्फ कॉन्सेप्चुअली देखेंगे बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, खुद अपनी मगजमारी इसके साथ करेंगे, अपनी एक राय कायम करेंगे, फिर पैरामीटर्स देखेंगे। उससे इसकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आज जिस लेवल की है उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपको कंप्लेंट लिखनी पड़ती है हरासमेंट की, तो वो कंप्लेंट कैसे लिखी जाए। क्या ये एक आम सी दरखास्त है या इसकी कोई टेक्निक्स हैं?
आम अंदाज से लिखने से क्या हमें नुकसानात या फायदे हो सकते हैं, और टेक्निकल या लीगल अप्रोच के साथ हमें क्या फायदे हो सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। इसी तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस कैसे इशू किए जाते हैं, उसकी एक एग्जांपल आपको मॉक इंक्वायरी के थ्रू आपको इनबॉक्स में शेयर कर दी गई है। उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन इशू किए गए हैं। जो लोग कानून की फील्ड से मुतल्लिका हैं वो जानते हैं कि आप फर्द जुर्म नाम की चीज टीवी चैनल्स पर भी सुनते हैं और आपने देखी भी होगी, जैसे चार्ज फ्रेम करना इंग्लिश में कहते हैं। ये उसी से मिलती जुलती एक चीज है, इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। और एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करनी है विटनेसेस की, वो देखेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, इसे खुद करना चाहिए या इसकी टेक्निकल तैयारी करनी चाहिए, किसको राइट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। कॉन्फिडेंशियलिटी का उसूल क्या है, कि क्या इस इंक्वायरी को पब्लिक को पेश किया जा सकता है, इसे कॉन्फिडेंशियल रखना एंड सो ऑन। इसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ कंप्लेंट है और विटनेसेस की, इनकी कंप्लेनेंट और विटनेसेस की प्रोटेक्शन के हवाले से ये कानून क्या कहता है, आपको बतौर इंक्वायरी ऑफिसर किन किन बातों का ख्याल रखना है उनकी हिफाजत करने के लिए। और फिर एडजुडिकेशन है। ऑब्वियसली अगर आप इंक्वायरी ऑफिसर है, ग्रेड 19 के ऑफिसर्स हैं, शायद 20वें ग्रेड में आप जाना जा रहे हैं, इंशाल्लाह जाने लगे हैं, तो आप इसको किस तरीके से इस बतौर इंक्वायरी ऑफिसर आप एडजुडिकेट कैसे करेंगे, किन उसूलों पर सजा दी जाती है, किन उसूलों पर लोगों को बरी किया जाता है, और फिर वो जो जजमेंट आप लिखते हैं उसे किस तरीके से किन उसूलों पर लिखा जाना चाहिए। और इसी तरीके से बतौर मुल्जिम जो मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में सबसे ज्यादा गलतियां देखी हैं, वो बतौर अक्यूज हम अपना जवाब खुद लिखते हैं और इंतहाई देसी अंदाज से लिखते हैं, जिसकी वजह से मुल्जिम एक ऐसे क्लच ऑफ लॉ में फंसता है जिसमें उसका करियर अक्सर का तबाह हो जाता है। तो एहतियात करनी है। इसकी ड्राफ्टिंग के हवाले से जितने भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको असिस्ट करूंगा और हम प्रैक्टिकली बात भी करेंगे। बट फर्स्ट इस इशू को हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखेंगे कि क्या ये वाकई इशू है या नहीं, हैरेसमेंट वर्क प्लेस पर है या नहीं है। आपकी एक अपनी राय होगी, हर बंदा अपनी राय इनबॉक्स में, चैट रूम में टेक्स्ट कर सकता है, मैं उसको देखूंगा कि आप क्या अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान में हैरेसमेंट की क्या शरह हो सकती है, इदारों में कौन सा इदारा टॉप पर हो सकता है जिसमें हैरेसमेंट हो, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर, इस पर आपका एक जरूर एक अंदाजा होगा कि महकमा तालीम पहले नंबर पर है, पुलिस डिपार्टमेंट पहले नंबर पर है, कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हैं, कोई जनाब एग्रीकल्चर वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो जनाब हमारी जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है वो पहले नंबर पर लॉ इन्फोर्समेंट को, सेक्टर को डिक्लेयर करती है। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स के सबसे ज्यादा जो वुमेन के अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वो लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर्स में है, यानी पुलिस, FIA, एंटी करप्शन एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस, कस्टम्स है। दूसरे नंबर पर हेल्थ है, ऑब्वियसली वर्किंग राउंड द क्लॉक 24/7 एंड अक्रॉस द ईयर, तमाम पूरे साल में ये लोग काम करते हैं और वहाँ तादाद इतनी है मेल्स और फीमेल्स की, वहाँ इस तरह के वाकयात ज्यादा हैं। लेकिन अफसोस होता है इस इदारे पर, यानी आपका इदारा एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग के डेज सबसे कम है, दूसरा वो राउंड द क्लॉक नहीं खुला होता, तीसरा ये वो इदारा है जिससे कोई भी मुआशरा ये एक्सपेक्ट करता है कि वो लोगों की मॉरल ग्रूमिंग और तरबियत ऐसी करेगा कि उन्हें कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इदारा बदकिस्मती से पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर है, जिसमें खवातीन के साथ टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ, कुलीग का कुलीग के साथ, हेड का सबऑर्डिनेट के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ हेड के साथ एंड सो ऑन। इस किस्म की हैरेसमेंट के बेशुमार केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और अनरिपोर्टेड की तादाद आप समझते हैं बहुत ज्यादा है। ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, पाकिस्तान हमारे मुल्क, जिस मुल्क पर हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मुल्क पर ये रिपोर्ट देता है कि हम वर्स्ट कंट्रीज में टेल एंडर हैं, यानी हम 149 में से 148 नंबर पर आए 2018 में, जबकि 2023 में ये हमारी 146 मुल्कों में से 142 की रैंकिंग है। आपको जानकर हैरत होगी कि अफगानिस्तान और बेशतर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी हमसे बेहतर हैं जेंडर पैरिटी में। अब इसमें तो चूंकि ओवरऑल चीजें आ जाती हैं कि हम जेंडर को कैसे ट्रीट करते हैं, वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं एज पर दी इक्वलिटी, माशरती बराबरी से लेकर मुआशी बराबरी तक एंड अदर ऑल जो फैक्टर्स हैं, ये सब का एग्रीगेट है। तो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से, जेंडर इन इक्वलिटी के लिहाज से पाकिस्तान वर्स्ट कंट्रीज में शुमार होता है। बिटर बट ट्रू।
दो रिसर्च आपके सामने इस वक्त डिस्प्लेड है। ऐसे ही आपका ओवरव्यू लेने के लिए हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें। मैंने जिस इदारे ने रिसर्च की है उसको भी हाईलाइट कर दिया है, और उनकी रिसर्च क्या कहती है कि वो खवातीन जिनके साथ हैरेसमेंट होती है और वो उसको टॉलरेट करती रहती हैं या उसे बेयर करती हैं, उन खवातीन के मुकाबले पे एंजाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस का शिकार होती हैं जिनके साथ ये नहीं। अब यहाँ पर हमारी पार्टिसिपेंट्स यकीनन फीमेल हमारी प्रोफेसर साहिबान होंगी, वो इस पर यकीनन कमेंट करेंगी, बेहतर कमेंट कर सकेंगी क्या वाकई ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि हैरेसमेंट वैसे तो एक छोटा सा लॉ है और बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है, लेकिन ये हमारे मुआशरे में एक अच्छी खासी तादाद फीमेल्स की एंजाइटी पेशेंट की क्रिएट कर रही है। यानी हैरेसमेंट की वजह से हमारे मुल्क की माएं, बहनें, बेटियां एक नॉर्मल इंसान एबनॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो रहा है। उनकी उसकी वजह एक और इदारे की रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो इन वजूहात पर रिपोर्ट ना करने को प्रेफर करती हैं। जब आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आपका कैथारसिस नहीं होगा, आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी जॉब जा सकती है, आपकी मुआशरे में बदनामी हो सकती है, फैमिली प्रेशर्स हैं, सर्वाइवल के इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज की वजह से लोग रिपोर्ट नहीं करते। जब वो अपने तन पे सहते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ, या आप नीचे देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने कहा कि 5 में से 1 विक्टिम ये डिसाइड करती है कि वो रिपोर्ट करे, अदरवाइज बाकी 4 रिपोर्ट नहीं करते। आप डिसएग्री कर सकते हैं। ये हमारी नेशनल स्टैटिस्टिक्स है। इसके अंदर 75% नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है कि जी जो 100 खवातीन काम कर रही हैं उसमें से 75% के साथ हरासमेंट होती है। उस 75% में से 50% है जो इसको रिपोर्ट करती हैं। ILO की एक रिपोर्ट है बड़ी क्रिटिकल सी। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान चूंकि खवातीन को हैरेसमेंट का सामना होता है, लिहाजा वो वर्क प्लेस पर ठीक से काम नहीं करती, छुट्टियां ज्यादा करती हैं, जॉब्स छोड़ देती हैं, या काम करती ही नहीं, सिरे से जॉब्स करती ही नहीं है। इन सब सूरतों में पाकिस्तान को सालाना $1 बिलियन का नुकसान होता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। दूसरे ममालिक में चूंकि फीमेल्स के लिए अगर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है, वो जॉब्स करती हैं, तो उनको वो ममालिक हमसे इकोनॉमी के लिहाज से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल्स प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इसका एक और मतलब भी तो हो सकता है कि अगर हम एक सेफ इन्वायरमेंट वर्क प्लेस देने में कामयाब हों तो हमारी इकोनॉमी में फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत बढ़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी भी बहुत बेहतर हो सकती है। औरत फाउंडेशन कहती है 83% खवातीन के साथ पाकिस्तान में हरासमेंट होती है। और वर्ल्ड बैंक फाउंडेशन ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जनाब कुछ सर्टेन प्रोफेशन है पाकिस्तान में जो बिल्कुल वल्नरेबल हैं, अनसेफ हैं। प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, आप तमाम लोग सरकारी इदारों में हैं, यू आर वेल प्रोटेक्टेड एज कंपेयर टू देम। बस होस्टेस से लेकर सेल्स गर्ल्स तक और दीगर जो प्राइवेट जैसे पर्सनल असिस्टेंट की नौकरियां हैं और कई किस्म की नौकरियां हैं, जो वो कहते हैं कि ये ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें फीमेल्स बिल्कुल सेफ नहीं है। आपकी राय? जी जनाब, ये जो अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स की है हमारे मुल्क पर, हमें मुल्क को हमारे 148 पर हमें रखा गया है, और इसी तरीके से दीगर भी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत अलार्मिंग है। आप क्या राय रखते हैं? आप इनबॉक्स कर सकते हैं। क्या वाकई क्या परसेंटेज है? मैं फीमेल्स से जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि कितनी फीसद जो हमारी फीमेल्स वर्कर हैं उनको वर्क प्लेस पे हरासमेंट का सामना है? आप परसेंटेज बता सकते हैं। इंटरनेशनल जो मैंने डिस्प्ले की है रिसर्च या जो स्टैटिस्टिक्स हैं उससे डिसएग्री कर सकते हैं। आपके लिए इस वक्त मैदान ओपन है, और अगर कोई माइक ओपन करके अपनी बात करना चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट करता चलूंगा कि अपने कमेंट में आप जितना हमें शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहेंगे, यानी अपनी बात को जितना प्रिसाइजली कहेंगे, उतना हम वक्त को बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, हम आपकी बात को भी इंजॉय कर सकेंगे। हसन, आप मेरे साथ हैं? जी सर, बिल्कुल आपके साथ हूँ सर। मुझे सर, आज अब्दुल अजीज फिर साहब ने इनबॉक्स नहीं शो हो रहा। हसन जी सर, मैं चेक करता हूँ सर। सर, अब्दुल अजीज साहब ने हैंड रेज किया, मैंने इनका माइक अलाउ किया सर। प्लीज इनसे कहिएगा कि माइक अपना अनम्यूट कर ले। जी, अब्दुल अजीज साहब आप बात कीजिए, लेकिन मुझे इनबॉक्स शो करें, उससे ज्यादा बेहतर वर्किंग हो सकती है। आप ये बेशक मेरा वो कंट्रोल लैपटॉप का यहाँ वहां से लेकर, और इसको जो चैट रूम है वो नहीं शो हो रहा, वो जरूर शो करें। जी अब्दुल अजीज साहब बताइए सर।
जी सर मुझे कंट्रोल दीजिएगा। हाँ, मुझे कैसे देना है कंट्रोल आपको? सर मैंने रिक्वेस्ट किया सर आपको। यस, गिव कंट्रोल दे दिया जी। डॉक्टर अस्मा हामिद हैंड रेज कर रही हैं, मैं इनका माइक ओपन कर देता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहिबा। जी सर ऐसा है कि जो वर्क प्लेसेस की बात की गई है ये काफ़ी हद तक बहुत दुरुस्त है, मगर इससे ज़्यादा जो है आप अगर ये देखें केसेस को आप देखिए तो दिस इज़ मोर इन सोसाइटल थिंग और ये इन्वायरमेंटल सोसाइटल है। जैसे हमें हम हरासमेंट तो बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस्म का इसमें तो बहुत सी चीज़ें हरासमेंट में आ जाती हैं, मेंटल टॉर्चर भी आ जाता है और उस तरह से अगर हम फिजिकल उसकी व्यूज़ की या हरासमेंट की बात करें तो आप ये देखिए कि माशरा एज सच आई थिंक ही सेफ नहीं है ख़वातीन के लिए। अब आपको सबको बहुत देयर इज़ अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट्स जो मोटरवे वाला वाक़या आपको पता है एक आध साल पहले हुआ। बहुत ह्यू एंड क्राई उस पे मचा और वो हुआ। हमारे पास छोटे बच्चियों के और बच्चों के केसेस इतने ज़्यादा हैं। कसूर वाला इंसिडेंस है। कसूर में आपको पता है कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह से हुआ, ख़वातीन के जी साथ डॉक्टर हुआ तो साहिबा। ज़्यादा हाँ जी। जी 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 मुकम्मल सर। करें बात अपनी। हाँ जी, तो ये आई थिंक ओवरऑल अब आप इसमें हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे और खौफनाक हद तक बुरे स्टैटिस्टिक्स जो हैं, गंदे स्टैटिस्टिक्स जो हैं, वो इंडिया के हैं। सो बेसिकली आई थिंक इट्स नॉट ओनली द वर्क प्लेस पे भी ज़रूर होता है, जहाँ लॉन्ग आवर्स होते हैं और जहाँ वो इस तरह से दोनों जेंडर्स काम करते हैं और ऑफिस आवर्स हैं और इस तरह से। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा राइफ है माशरे में, बाहर। हर जगह कोई भी जगह जो है ख़वातीन के लिए सेफ नहीं है। अब छोटी सी बात है, आप लाहौर में हम रहते हैं, सुपर स्टोर्स हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अल-फतह है या इस तरह की जगह हैं। आप जाएँ तो वहाँ पर आप देखें कि इवन आइल्स में खड़े हुए कई दफ़ा मैं तो डाँटती हूँ क्योंकि उम्र के हिस्से में और मैच्योरिटी में आपको इन चीज़ों का पता होता है। तो समटाइम्स इट इज़ लाइक दैट कि आइल्स में खड़े हुए जो वहाँ पे सेल्स मैन होंगे वो इस तरह से ऊँची-ऊँची हँसेंगे और कोई बीच में बच्चियां भी गुजर रही हैं, लड़कियां भी गुजर रही हैं, उनको देख रहे हैं, आवाज उनको बॉडी उनको गुजरने का रास्ता नहीं दे रहे, जान के इस तरह से खड़े हुए हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें माशरा ऑन द होल हमारा जो है वो एक अजीब किस्म के टर्मोइल और मोरालिटी की शिफ्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमें बहुत आज़ादी भी मिल गई है, एक्सपोज़र भी मिल गया है, लेकिन आई थिंक डील नहीं करना आ जी रहा उस जी डॉक्टर साहिबा थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अब जो मैं आपकी बात समझ पाया हूं, मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो प्रिसाइज आपका जो सवाल और कमेंट होगा वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हम आपके कमेंट को ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे और दूसरों को मौका मिल सकेगा। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आपका आपका जो इशारा है वो बिल्कुल ठीक है जी, आप सही कह रही हैं। हमारे पास जो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट या सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो बहुत बढ़ चुके हुए हैं और आई टेल यू के मेरे पास इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं और जो मोटरवे वाक़े के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने 116 प्रोसिक्यूटर्स हर जिले में एक इन वायलेंस इनके लिए उन्होंने किया था डेजिग्नेट। उसमें से मेरा जिला सरगोधे में मैं था और मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे जहन में रिवॉल्व करते हैं। ये ठीक कह रही हैं आप, मोटरवे एक केस था, उससे बहुत बुरे बुरे केस बिलखसूस छोटे बच्चियों के साथ तो बहुत ज्यादा। हम अपने आप को महदूद रखेंगे हरासमेंट एट वर्क प्लेस तक। अनफॉर्चुनेटली हमारा चूंकि टॉपिक है, बस मैं ये आपको बताता चलूं कि जो वर्क प्लेस के अलावा जहां पर भी होगा उसके लिए भी अलग से कानून मौजूद है। पीपीसी में सेक्शन 509 मौजूद है, 354 मौजूद है, तो उनके जरिए उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लॉ मौजूद है। आपका इशारा बहुत अच्छा था कि एक्चुअली हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम है। तो मैंने शुरू में कहा कि हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसे बच्चों को, एक ऐसी जनरेशन को तरबियत दे के मुआशरे में लेकर आएंगे जो बेहतर होगी, जहनी तौर पर हेल्दी होगी। ये अनहेल्दी जहन की निशानी है, लेकिन हमारा हेल्थ जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही सेक्सुअल हरासमेंट में वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ एक लम्हा फिक्रिया है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस कौसर जबीन, मेरा 28 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है। आई एम 57 इयर्स ओल्ड और मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन के, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स का, लिटरेसी डिपार्टमेंट का, हायर एजुकेशन का इटसेल्फ सेक्रेटेरिएट लेवल पे, इस तरह की जगहों पे मैंने तकरीबन सारी मेरी सर्विस मास वाइज 2 साल की गुजरी है मिक्स एनवायरनमेंट में काम करने की। तो उसमें ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो है खवातीन के लिए जो है जहाँ तक तो अपर क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं जो आपके कोलीग्स होते हैं, दे हैव गॉट अ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स यू, वो आपको एक्सेप्ट भी करते हैं और आपके साथ जो है वो इस किस्म की, यानी मुझे कभी शिकवा नहीं रहा मेल साइड से। लेकिन जो लोअर क्लास के मुलाजमीन है, जैसे क्लर्क्स हैं, वो आदमियों को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन औरतों को वो उस वे में डिस्कस नहीं करते जब वो अकेले बैठे होते हैं जिस तरह वो औरतों को डिस्कस करते हैं। अब इतने साल मैंने गुजरे हैं, मैंने बहुत दफा उनकी गुफ्तगू सुनी है, उनकी लुक्स को देखा है, खासतौर पे आपके पास जब कोई असिस्टेंट यंग लेडी बैठी हो तो जिस तरह वो उनका बिहेवियर होता है, जिस तरह उनकी लुक्स होती हैं, यू आल्सो मतलब एट दिस एज ऑफ 57 में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो ये जो चीज है कि अदारों के अंदर जब लोगों को प्लेस किया जाता है तो इससे रिलेटेड इंटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। आपको स्टेयर नहीं करना, गुजरते वक्त अगर कोई खतून है उसको रास्ता देना है, सीढ़ियां चढ़नी है तो एक साइड पे हो जाएं। इवन लेडीज को भी इस चीज की जरूरत है कि हाउ टू डील विद द मेन। लेकिन ये है कि ओवरऑल आपने बिल्कुल सही कहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। आई विल पुट इट ऑन द फर्स्ट नंबर। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरी राय ये है, मैं आपकी राय को इंडोर्स करने के बाद ये ऐड करूंगा कि इस कानून की जो वर्कशॉप्स हैं, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं अपने कॉलेजेस में अपनी बच्चियों को बहुत इनिशियल स्टेज पर, कम से कम फर्स्ट ईयर से इदारों में इस लॉ की वर्कशॉप्स बच्चियों के लिए होनी चाहिए। एक तो उन्हें अपने लीगल राइट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे जब लॉ को इसको बढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर फेवर कर रहा है वुमेन को, कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वो कानून है जिसमें हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान में। एक खातून अगर किसी फोरम पर चली गई है और उसने सच बोला है तो यकीन कीजिए हमें कुछ प्रोसेस से जरूर तकलीफ दे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैंने बेशतर केसेस में बहुत ज्यादा इंसाफ होते देखा है। और मैं आपको सामने केस, चूंकि अब ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, मैं वो लॉ नहीं पढ़ा रहा, वरना मैं आपको जजमेंट्स दिखाता जिन जिन केसेस में बड़े बड़े डेजिग्नेशन के लोग सजा याफ्ता हुए हैं। खैर, तो ये होनी चाहिए। इसी तरह जो बच्चे हैं, जो मेल हैं, उनकी घर और इदारों से इस हवाले से तरबियत जब तक नहीं होती तो हमारे पास एक हेल्दी मोशन नहीं आता। चलें, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछने लगा हूं, अब आपके जहन यूज करने का वक्त है। कुछ सिचुएशंस में थ्रो करने जा रहा हूं जिस पर आप एक राय कायम करेंगे कि क्या ये हरासमेंट है या नहीं है। नंबर 1, प्रेजिंग ऑफ ब्यूटी। अगर वर्क प्लेस पर एक मर्द किसी खातून की, एक सेकंड, किसी खातून की तारीफ करता है तो क्या यह हरासमेंट है या नहीं है? नंबर 1, इस पर सोचें और चैट रूम में अपना कमेंट कीजिए। प्रेजिंग ऑफ ब्यूटी इज harassment or not? Number 2, sending messages, unsolicited messages, uninvited messages. 2, नंबर 3, अभी प्रोफेसर साहबा ने कहा घूरते हैं, उनकी लुक कैसी होती है सबऑर्डिनेट्स की। तालीमी इदारों में जो ज्यादातर कंप्लेंट्स आई हैं वो फीमेल जो हमारी लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी वहां के स्टाफ के हवाले से आई हैं। तो एक तो स्टाफ फीमेल स्टाफ होना चाहिए। ज्यादातर इदारों में इस हवाले से इवन अदालतों में कुछ केस भी पेंडिंग हैं सबऑर्डिनेट्स के हरासमेंट करने के। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो इस वक्त जो इदारा ये ट्रेनिंग करवा रहा है वो अरबाब इख्तियार है, उन्हें ये ट्रांसफर पोस्टिंग और जो इदारों का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आगे देखेंगे, बर्थडे गिफ्ट किसी को दे देना कुलीग को, क्या ये हरासमेंट है या नहीं है? ऑफरिंग फॉर लंच एंड डिनर,
तो जनाब, अच्छा, आप अपने कमेंट्स कीजिए। मैं जरा आपके कमेंट्स का चैट रूम ओपन करवाने के लिए, कि मुझे वो शो नहीं हो रहा। मैं एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे अस्सलाम कॉल वालेकुम की। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नफीस फातिमा इज हियर। सर आप अपने पीसी की मुझे एक्सेस दे सकते हैं सर? मैं देखना चाह रही हूँ मोर ऑप्शन से चैट का ऑप्शन आपको शो क्यों नहीं हो रहा? जी, लैंग्वेज सेटिंग्स रिकॉर्ड। जी आप मुझे भेजें, मैं आपको वो करता हूँ, यस करता हूँ। सर काइंडली अपना वो बताइएगा नंबर सर, एनी डेस्क का कोड। एक सेकेंड जी, ओपन हो गया जी, ओपन हो गया। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओपन सर। हो गया जी, मीटिंग चैट ओपन हो गई। हाँ जी जनाब। ओके सर। ऑफरिंग फॉर लंच एंड डिनर, यस इट इज हरासमेंट। अनसॉलिसिटेड, uncalled for advanced harassment. अच्छा, if it is all of these, okay. ताहिर साहब कहते हैं yes, all are harassment. Dr. Farah Fatma, keep our social values. Giving a gift or asking out forcibly is harassment. Yes, yes, yes. Okay, very good. चलें, मैं एक और सवाल पूछता हूं, गौर कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं, मैं देख रहा हूं सबको। तो आपके जो ज्यादातर अहबाब हैं उनका आंसर है यस। अच्छा चलें, दो कुलीग हैं, अगर एक ही फीमेल को दो मुख्तलिफ मैसेजेस करते हैं, एक मैसेज में कोई रुमानवी सी शायरी की गई है, एक मैसेजेस में कोई जुमा मुबारक का मैसेज किया गया है, दोनों सूरतों में एक नेक मैसेजेस है और एक रुमानवी मैसेज है। कौन सा मैसेज जो है वो हरासमेंट में फॉल करेगा, कौन सा नहीं करेगा? जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये जनाब। जी मैं बात कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा जी माइक जरूर कीजिए। ये सब कुछ चीजें पर्सपेक्टिव में हरासमेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मोस्टली होती हैं अगर पहले से कोई आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो। ये इस बारे में मेरा कहना है। और ये जुमा मुबारक वाली बात है ना, ये जुमा मुबारक का मैसेज यूज किया जाता है उस पहले वाले मैसेज को कोट करने के लिए, कवर करने के लिए, उसमें लपेट के फोल्ड करके आप एक और किस्म का मैसेज भेज रहे होते हैं। साथ मजहबी मैसेज भेज देते हैं और साथ को इस किस्म का मैसेज होता है, जस्ट उसको कवर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, दोनों अगर दो एक सेकंड I would like to add in जुमा मुबारक। हाँ जी, दो अलग अलग हैं, दो लोगों ने मैसेज किए अलग अलग। अब नहीं, किस नहीं, पर बिल्कुल एक जुमा मुबारक वाले जुमा अपनी अम्मी को मुबारक कहें ना, अपनी बेगम को जुमा मुबारक कहें, अपनी अम्मी को कहें, अपने अब्बा को कहें। कुलीग को जो भी पता है कि जुमा है उससे नमाज पढ़नी है, कुलीग को क्यों कहने की क्या जरूरत है? लेट मी फिनिश माय पॉइंट। अगर ये दो अलग लोगों ने भेजा है तो हाँ। इसमें पहली दफा आ जाता है तो ये हरासमेंट नहीं है, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया और दोबारा आता है देन इट इज हरासमेंट। अच्छा चले, यूं कर लेते हैं कि अगर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये तवज्जो रखिएगा, ये हम एक प्रिंसिपल ड्रॉ करने जा रहे हैं कि व्हाट इज हरासमेंट, व्हाट इज नॉट। और चलें यूं देखते हैं कि अगर जो वो फीमेल है, वो जो शायरी वाले मैसेज जिसने किया है, उन्होंने एक सिमिली भेज दी जिसमें एक स्माइल का एक कार्टून सा होता है, और दूसरे साहब को कहा कि मुझे आइंदा दोबारा मैसेज मत करना। अब अगर वो शायरी वाले साहब दोबारा शायरी भेजते हैं और जुमा वाले साहब दोबारा एक बानो कुदसिया की कोटेशन भेजते हैं नेक किस्म की कोई, तो फिर कौन सी हरासमेंट होगी? अगर वो रिप्लाई में उसने एक स्माइल या कोई अच्छा मैसेज भेज दिया तो फिर उसके बाद वो हरासमेंट रहती नहीं है, क्योंकि शी हैज एनकरेज्ड द पर्सन। गुड हो गया, थैंक यू। और जो जी, जुमा मुबारक वाले केस में जब उसने एक बस कह दिया कि नहीं, तो फिर दोबारा आप उसको कुरामजीद भी भेज देंगे तो भी वो हरासमेंट ही होगी। चलें, इसका मतलब ये हुआ, आपकी तवज्जो में दिलाना चाह रहा था तमाम प्रोफेसर साहिबान, इसका मतलब ये हुआ हरासमेंट मेनली डिपेंड करता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे रिस्पोंड कर रहा है। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट। अगर वो सर रिस्पोंडेंट को एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, अब्दुल अजीज बोल रहा हूँ सर मैं। जी डॉक्टर साहब। सर इसमें दो बातें करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, हम ये जेंडर हरासमेंट वगैरह पढ़ते और पढ़ाते हैं।
अब हुआ ये है कि 2010 से गवर्नमेंट ने मेल कॉलेजेस को एजुकेशन कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया। जी तो यहाँ पर कुछ सिनेरियोज ऐसे डेवलप हुए हैं कि जहाँ पर एक तो हरेसमेंट एज ए टूल यूज हो रहा है अगेंस्ट मेल। जी किसी भी स्टूडेंट को इस्तेमाल करते हुए किसी टीचर के खिलाफ एक एप्लीकेशन डलवा दी जाती है और वो बेचारा फिर जो है ना अपनी बाकी मानदा सर्विस और वो जिस तरह गुजारता है वो मुझे पता है और बाकी लोगों को भी पता है। और इसका एक केस एमबीओ कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब ने जी फेक जी जी एप्लीकेशन पे जी हाँ, सुसाइड कर ली मैं थी। सुसाइड की थी। ठीक है, आगे जी चले अच्छा प्रोफेसर अच्छा। साहब। जी सर। दूसरा पॉइंट सर ये है कि अगर अनइनवाइटेड मैसेज भेजना हैज टू डिफाइन बाय फीमेल इज अ हरासमेंट, व्हाट अबाउट alluring मेल, ठीक है, इन अ सर्टेन वे टू एक्ट बैडली, इन इस लॉ में इसको कैसे देखा जाता है? थैंक यू बहुत सर। अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, मुझे एक्सक्यूज मी सिर्फ सर। मौका। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थोड़ा सा वालेकुम इसमें सलाम। इनपुट देना चाह रही थी। अतिया गिलानी बात करी गुलबर्ग कॉलेज से। हम जी जी इसको बड़ी बड़ी डिफरेंट तरीके से इसको डिबेट करने लग गए हैं कि मेल जो है वो फीमेल के अगेंस्ट हेरासमेंट करते हैं और फीमेल जो है वो एल्योर करती हैं। मतलब दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ थिंग्स जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। हेरासमेंट जो है वो आपका एक आपकी फितरत की बुराई है, फितरी बुराई है। आपके एनवायरनमेंट में कहीं आपके अंदर तरबियत में कहीं कहीं कमी रह जाती है, चाहे वो फीमेल के अंदर हो चाहे वो मेल के अंदर हो। एंड लीव यू मी कि खवातीन के जो सिर्फ खवातीन के कॉलेजेस भी हैं वहां पे भी खवातीन के साथ हेरासमेंट कर रही होती हैं और मर्द हजरात जो है मर्द हजरात, ये इसको प्लीज थोड़ा सा ब्रॉडर हमें सोचना चाहिए। अगर एक खातून थोड़ी सी मॉड स्कॉट होगी तो बाकी की खवातीन बैठ के उसको उसी तरह से हरास कर रही होती हैं, उसी तरह से उसको पॉइंट आउट कर रही होती हैं, उसी तरह से उसे ब्लेम आउट कर रही होती हैं, चाहे उसने कुछ गलत किया या नहीं किया। और इसी तरह से ये जो मेरे कुलीग साथी कह रहे थे खवातीन एलोर कर, अगर एक खातून बेहतर हुलिये में नजर आ रही है तो हमारी सोसाइटी का वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि वो एलोर कर रही है। और इंटॉलरेंट हम इतने हैं कि मतलब हम फौरी तौर पे उसको डब्बों में बंद कर देते हैं। जी ये इसने मुझे क्योंकि रिस्पॉन्ड दिया तो मेरी तरफ से ये इसने तो खुद इनवाइट किया। व्हाट इज एन इनविटेशन? आपको दूसरे के इतने पर्सनल्स में घुसने की जरूरत ही क्या है? आप अपनी स्पेस में रहे, दूसरे को दूसरे की स्पेस में रहने दें। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक सेकंड के लिए मैं नहीं आपको सर, नहीं सर, इसमें सर मैं एक क्लैरिटी दूंगा सर यहाँ पे। मुझे जी मुझे जी जी। सुनेंगे आप? मुझे सुनेंगे इस वक्त? आप अपने माइक को आप थोड़ी देर के लिए क्लोज कीजिए। इस डिबेट को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, हर किसी को मौका मिलेगा। मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको, आप तमाम लोग जो जो पर्सपेक्टिव हाईलाइट कर रहे हैं, मेक इट श्योर कि हम उन सब पर आगे स्लाइड्स पर मैंने उन्हें कवर करने की कोशिश की है। हम उनकी तरफ आते हैं और फिर हम उसको डिस्कशन में लेकर आते हैं, सबको मौका दिया जाएगा। फिलहाल आप अपने माइक बंद कीजिए और फिर मैं आपको, डॉक्टर अजीज साहब, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैडम ने अपनी जगह अपना जो पर्सपेक्टिव दिया वो बिल्कुल ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फीमेल के खिलाफ पेंडिंग है केस हरासमेंट का, और वो प्योरली सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। वो भी सारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारों से हैं, फेडरल इदारों से। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मेल के हवाले से भी है, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि आज हमारा प्रैक्टिकल वो है तो आपके व्यू पॉइंट्स ठीक हैं। ये जरा आप सामने डिस्प्ले देखिएगा, सेंडिंग प्रपोजल फॉर मैरिज। अब आप जरा अपने चैट रूम को एक्टिव रखिएगा इनके रिप्लाई करने के लिए। आपको माइक पर मैं फिर दावत दूंगा, हम इसको बढ़ाते हैं आगे। सेंडिंग प्रपोजल फॉर मैरिज क्या हरासमेंट है? जेंडर बेस्ड डिनायल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। औरत को मर्द पर या मर्द को औरत पर बतौर जेंडर फोकियत देना, अपॉर्चुनिटीज से किसी को महरूम रखना क्योंकि वो औरत है या वो क्योंकि मर्द है, क्या ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस है? क्रिटिसिज्म ऑफ वंस एबिलिटी ऑन द जेंडर। तो जेंडर की चूंकि वो जेंडर है, यानी अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर फीमेल्स पढ़ती हैं और फीमेल मिलकर किसी मेल की एबिलिटी पर के जनाब ये क्या फीमेल को पढ़ाएगा या इसे ये काम कैसे आ सकता है, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जो मेल्स हैं वो फीमेल को करते हैं। तो प्योरली जेंडर बेस्ड जो क्रिटिसिज्म होगा, वेदर इट इज हरासमेंट और नॉट, आप इनबॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। जो जिन लोगों के सवाल को एड्रेस करना रह गया है बिल्कुल वरी ना कीजिए, मेरे जहन में है, मैं उन पर बात करूंगा। सो अब इस वक्त आप इन चीजों पर तवज्जो दीजिए, हम उस पर बिल्कुल बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ और चीजें आपके सामने आ रही हैं। इज इट हरासमेंट फॉर अ टीचर टू आस्क अ फीमेल स्टूडेंट टू वेयर अ दुपट्टा इन क्लास? क्या ये हरासमेंट होगी? और ऐसा वो रोज रिपीटेड करते हैं।
Can a professor giving a student a gift for achieving good grades be considered harassment? Gender issues. Is it harassment to ask a colleague their plans for Eid? आप फीमेल से पूछ रहे हैं, मेल या मेल फीमेल से, जैसा कि अब दो हमारे पास ऐसे मेल और फीमेल प्रोफेसर साहिबान आए हैं और उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये बोथ साइड्स है, तो इसको बोथ साइड से डिस्कस करते हैं। तो ईद के प्लान्स का डिस्कस करना, पूछना, यानी पर्सनल क्वेश्चंस करना। इसी तरीके से देखेंगे, कैन अ मेल टीचर playfully teasing a female colleague about her teaching skills be considered harassment? बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। ये आम तौर पर तालीमी इदारों में ऐसा होता है, लोग एक दूसरे पर टॉन्ट करते हैं, उनके पढ़ाने की स्किल्स पर टॉन्ट करते हैं, लेकिन जब ये बिटवीन द जेंडर होता है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो आप यहाँ बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या ये हरासमेंट है या नहीं है। आप अगर एक आज चूंकि प्रैक्टिकल एक्टिविटी है तो आई अप्रिशिएट कि अगर आप लोगों ने कोई नोटबुक सामने रखी हो और आप अपनी डिस्कशन में कहने वाली बातों को नोट करते जाएं, क्योंकि स्लाइड स्क्रॉल हो जाएंगी, उसके स्क्रीनशॉट भी आप बाद में ढूंढ नहीं सकते, तो आप नोट करते जाएं। तो द हाउस विल बी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप तमाम लोगों की डिस्कशन सुनना चाहूंगा, लेकिन इसको स्क्रॉल करने के बाद इंशाल्लाह जी। तो ये एक सामने आपके पॉइंट है। फ्रीक्वेंटली विजिटिंग फीमेल्स स्टाफ रूम। अब फीमेल स्टाफ रूम्स में मेल्स का आना जाना आमतौर पर कम होता है, लेकिन अगर कोई साहब हैबिचुअल है वहां विजिट करने के, वो किसी भी बहाने से जाते हैं। आपको जो एक मॉक इंक्वायरी मैंने दी है उसके अंदर भी एक प्रोफेसर साहब एक फीमेल प्रोफेसर के रूम में बहाने से जाते हैं। यही कंप्लेंट में उन्होंने लिखा है कि ये मौसूफ बगैर किसी दफ्तरी काम के मेरे कमरे में तशरीफ ले आते हैं, तो ये उसके इल्जाम में शामिल है। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या ये हरासमेंट है या नहीं है। नीचे देखेंगे, कैन अ मेल प्रिंसिपल आस्किंग फीमेल टीचर टू कवर देयर हेयर बी कंसीडर्ड हरासमेंट? अपने बालों को संभाल के रखें, क्या ऐसा हो सकता है? प्रिंसिपल किसी टीचर को कहे, टीचर किसी स्टूडेंट को कहे, कुलीग किसी दूसरी कुलीग को कहे कि जनाब अपने बालों को बांध कर रखें, चुटिया बनाएं, पोनी करें, संभाल लें, दुपट्टा ले लें। क्या ये हरासमेंट में आता है या नहीं आता है? आप इनके, वैसे ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर की जाएगी, आप इनके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो मुख्तलिफ केसेस में मोर और लेस डिस्कस हुई हैं, इसकी बुनियाद पर कंप्लेंट्स हुई हैं, लोग या तो विक्टिम हुए हैं या कंप्लेनेंट हुए हैं। सो टेक इट सीरियसली। मेकिंग फन ऑफ द एक्सेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस। हमें आदत है लोगों के बोलने की स्टाइल की नकल करने की, तो क्या ऐसा है कि जब कोई मेल किसी फीमेल की या फीमेल किसी मेल के बोलने की पब्लिकली नकल, या अपने जो हर की किचन कैबिनेट होती है वहां बैठ के नकल करती हैं और उनका मजाक उड़ाती हैं, तो क्या ये हरासमेंट एट वर्क प्लेस है या नहीं है? शाउटिंग ओवर अ फीमेल सबऑर्डिनेट इन एन ऑफिशियल मीटिंग ऑन हर कॉन्टिन्यूअस डिसएग्रीमेंट फॉर अ टाइम टेबल सेटिंग्स। टाइम टेबल क्लासेस का सेटिंग होता है तो अक्सर का टीचर्स में डिसएग्रीमेंट पाया जाता है, किसी को पहला लेक्चर चाहिए होता है, किसी को आखिरी चाहिए होता है। इस पर कई दफा तजादात हो जाते हैं, और ऐसा डिसएग्रीमेंट अगर फीमेल किसी मीटिंग में करती है और एक मेल जो बॉस है या सबऑर्डिनेट, यहाँ पर तो सबऑर्डिनेट की एग्जांपल है, कुलीग है, वो उस पर शाउट करता है उस मीटिंग में, तो शाउटिंग ऑन अ प्रोफेशनल प्लेस, क्या वो इस सिचुएशन में हरासमेंट है या नहीं है? Can a professor offering a student or colleague की स्पेलिंग गलत है जी, a ride home after class be considered harassment? लिफ्ट ऑफर करना जी, क्लास के बाद आप घर जा रहे हैं, बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है या कुछ भी नहीं है, हर दो सूरतों में किसी फीमेल को घर ड्रॉप करने की ऑफर करना, क्या ये सब उसमें आएगा हरासमेंट में या नहीं आएगा? हम एक प्रिंसिपल ड्रॉ कर चुके हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि वो जो प्रिंसिपल ड्रॉ हुआ है, जो यहाँ डिस्कशन हमारी हुई है मैसेजेस पर, और उससे हमने जो उसूल ड्रॉ किया है कि वेदर इट इज हरासमेंट और नॉट, उसमें रिस्पॉन्स ऑफ द फीमेल इज अ लिटमस टेस्ट ऑफ दैट सिचुएशन। वो बहुत सारी सिचुएशंस में आपको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए वेदर दिस इज हरासमेंट और नॉट। जैसे ये लिफ्ट वाला केस है। नेगेटिव कमेंट करना हिजाब पर,
किसी के पर्दा करने पर, पर्दा करने के स्टाइल पर, हिजाब करना। अक्सर औकात ये होता है कि जब हम किसी खातून पर कमेंट करते हैं कि वो उसको देखें जी, वैसे तो वो पर्दा करती है लेकिन ये ऐसे करती है, वैसे तो वो पर्दा करती है लेकिन ऐसा करती है, यानी साथ में उसके जो हिजाब है उसको हम बतौर ताना, बतौर टॉन्ट यूज कर रहे होते हैं। ये कॉमनली ऐसा होता है, वेदर दिस इज हैरेसमेंट और नॉट। इज इट हैरेसमेंट टू हैव अ क्रश ऑन अ कलीग? तो ये जो क्रश वाला लफ्ज है ये आजकल बहुत ज्यादा नौजवान नस्ल में यूज किया जाता है। हमारे जमाने में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हमें तो इस लफ्ज का पता ही नहीं था। तो अब ये क्या कि जनाब ये किसी को कहना, पब्लिकली बैठ के पीठ पीछे कहना कि जी वो मेरी क्रश है या वो मेरा क्रश है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये हैरेसमेंट होगा? जब उसे पता चलेगा कि ये जनाब मुझे अपनी क्रश बनाए फिर रहा है, तो वेदर इट इज हैरेसमेंट और नॉट। Principal forcing to a teacher for attending some farewell or such like non-mandatory event। हमारे इदारों में कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो दरअसल वो ऑफिशियल नहीं होते, जैसे फेयरवेल पार्टी है, ये कोई दफ्तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इवन वेलकम पार्टी भी कोई दफ्तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है। ऐसे फंक्शंस, ऐसी पार्टीज, ईद मिलन पार्टी, वो क्या बोलते हैं उसको, रोजा खोलने के लिए इफ्तार पार्टी, ऐसी पार्टियां जो रखी जाती हैं, गेट टुगेदर्स, समर गेट टुगेदर्स, मैंगो पार्टीज के आजकल दिन आ रहे हैं। अगर कोई फीमेल उसे रिफ्यूज करती है या मेल फीमेल्स को रिफ्यूज करता है, ऐसी सिचुएशन में वो उसे फोर्स करते हैं। यहां स्पेसिफिक सिचुएशन है कि प्रिंसिपल फोर्स कर रहा है सबऑर्डिनेट को, भाई आपने जरूर आना है। अब उस बेचारे को या बेचारी को ये पता होता है कि जनाब मैं अगर नहीं जाऊंगी तो ये फिर मुझे विक्टिमाइज करेगा छुट्टी के मामले में, क्लास देने के मामले में, एंड सो ऑन। तो आप क्या समझते हैं ऐसी सिचुएशन में जब आपको काउंटर रिजल्ट्स का अंदाजा हो और वो आपको फोर्स करे, उसे भी पता है कि मेरे पास ये पावर है, तो क्या ये हैरेसमेंट होगी? हार्श काउंटर आर्गुमेंट्स ऑन पॉलिटिकल इश्यूज ऑन वर्क प्लेस। चूंकि सियासी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी आजकल बहुत ज्यादा पिछली तकरीबन 5-7 साल से बिलखसूस और उससे पहले बिलुमूम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, शदीद हो चुकी है बिटवीन दी टू पार्टीज। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज्यादा इदारों में इस पर बहस मुबाहिसा होता है और हम एक दूसरे के साथ टैग कर देते हैं कि फलां बंदा नून लीग गया है, फलां बंदा वो यूथिया है, फलां बंदा फलां है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बहस होती है और हार्श काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, शाउट करने तक की नौबत आ जाती है, क्या वो हरासमेंट एट वर्क प्लेस होगी या नहीं होगी? इसी तरीके से a professor consistently seats a female student in a front row, is this harassment? स्पेशली किसी एक स्टूडेंट को टारगेट करना कि वो अगली चेयर्स पर ही बैठे विद नो रीजन। समटाइम वालिदैन कहते हैं कि जनाब मेरे बच्चों को आगे बिठाया करें जी, फाइन, but with no reason, with no such plausible reason, she wants to sit behind, I'm in at row number 2, 3, something like that, or corner। लेकिन टीचर साहब सबसे पहले आते हैं और कहते हैं आओ जी तुम तो सामने आके बैठ जाओ। क्या ये हैरेसमेंट होगी या नहीं होगी? आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, जाती सवालात करना, वो उसकी नौयत कई किस्म की हो सकती है। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आप शादी क्यों नहीं कर रही हैं, आपके वालिदैन ने आपकी शादी के लिए हाँ करनी या नहीं करनी है, या किसी शादीशुदा खातून से उनके बच्चों, उनके खामन, उसका खामद अगर नहीं है मौजूद तो पूछना वो कहाँ गया है, आपकी तलाक कैसे हुई थी, आपकी सेपरेशन कैसे हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे सवालात जो आम तौर पर प्रूडेंट माइंड को, एक सिविलाइज इंसान को नहीं करने चाहिए, वो सवालात करना क्या हरेसमेंट है या नहीं है? तो जनाब हम इसको कंटिन्यू करेंगे सिचुएशंस को। आई होप कि आपका जहन बहुत सारे हवालों से सोचना शुरू हो गया होगा। यही जो दरअसल होता है, ये जहन जरखेज हो जाता है इन चीजों पर बहुत ज्यादा सोचने से, और फिर जब हम इसकी डेफिनेशन और प्रोसीजर को देखेंगे, सेटल प्रिंसिपल को देखेंगे, तो ये सारे सवालात आपको सेटल्ड होते हुए नजर आएंगे। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि फिर इस कानून और इस सिचुएशन को बतौर प्रोफेशनल, मैंने जैसा कि कहा कि 3 या 4 सिचुएशंस में हम स्टक हो सकते हैं। बतौर इंक्वायरी ऑफिसर हम हो सकते हैं इसके, हम बतौर खुदा ना खास्ता कंप्लेनेंट हो सकते हैं, हम अक्यूज हो सकते हैं, हम विटनेस हो सकते हैं।
तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें इस कानून का पता होना चाहिए। न सिर्फ हमें, बल्कि चूंकि आजकल वर्किंग कल्चर है, हमारी जो घर की फीमेल्स हैं, बहनें, बेटियां और माएँ, बीवी एंड सो ऑन, ये तमाम लोग चूंकि जॉब्स पर जाते हैं, उनका और हमारा, हम इस कानून का पता होना चाहिए, हमें इस सिचुएशन का पता होना चाहिए। तो जनाब, a colleague shares a personal photo of co-worker on social media without consent, is this harassment? इस पर आप बात कर सकते हैं। इस पर एक और लॉ के हवाले से जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है, साइबर क्राइम के हवाले से भी बात हो सकती है, लेकिन हम इसे हरासमेंट तक भी महदूद करेंगे कि ऐसा करना, जबकि वो खुद भी अपनी शेयर करती हैं, वो कोई पर्देदार नहीं है, वो सोशल मीडिया को एक्टिवली यूज करती हैं, उनके फैन फॉलोइंग है या उनके फॉलोअर्स हैं वगैरह वगैरह, वो अपने इंटरव्यूज देती हैं, तो क्या दूसरा बंदा उनकी तस्वीर को किसी प्रेज के साथ, किसी कमेंट के साथ, किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ शेयर करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वेदर इट इज हरासमेंट और नॉट। जनाब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की हैसियत से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना जब आप ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं, तो ड्यूटीज असाइन करते हुए कुछ लोग प्रो वुमेन होते हैं, जिसे आजकल फेमिनिस्ट कहा जाते हैं, और एक तबका वजूद में आ चुका है जो एंटी फेमिनिस्ट है, फेमिनिज्म है। तो ये जो हमारे पास एक मार्च में एक दिन बनाया जाता है, उसमें मीडिया की इमेच्योरिटी और उस इशू को इमेच्योरिटी के साथ यूट्यूबर्स के पेश करने की वजह से एक पाकिस्तान को खामखा दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, प्रो फेमिनिस्ट हैं और फेमिनिस्ट के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है, हम तमाम लोग एज अ फैमिली दोनों जेंडर को ओन कर रहे होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन करना और इंडिया इंडो पाक जैसा एक ग्रुपिंग करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है वाइल असाइनिंग ड्यूटीज, वेदर इट इज हरासमेंट और नॉट। और इसी तरीके से देखेंगे को वर्कर्स को उसके शादी के स्टेटस और जैसे कि मैंने पर्सनल क्वेश्चंस करना, तो क्या ये सही है। आगे देखेंगे हरासमेंट, कॉम्प्लीमेंट को वर्कर्स के आउटफिट्स पर, किसी के लिबास पे कमेंट करना और निक नेम लेबल करना, कॉन्टेक्ट नंबर मांगना, क्या ये हरासमेंट है या नहीं है। हाउस इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन मैं पहले आपका चैट रूम देखना चाहूंगा। आप सिर्फ यस करते हैं, सवालात बहुत ज्यादा थे। औरत मर्द से ये सवालात पूछे, डॉक्टर खालिद, वेरी गुड जी, बिल्कुल। ये जो रेसिप्रोकल पहलू है कि अगर यही तमाम सिचुएशंस मर्द के साथ पेश आए, इस पर हम क्लाइमेक्स के टाइम में प्रोडक्टिव बात करेंगे, आप बिल्कुल इम्पेशेंट ना हो। अच्छा जनाब, तो feminist women are hardly ever feminist in the true sense. आतफा उस्मानी साहबा ने कमेंट किया है, थैंक यू। अच्छा, बहुत सारे यस आ रहे हैं। एनी एक्ट विदाउट अदर्स कंसेंट इज कॉल्ड, असल बात ये है, ठीक है, गुड, टैग किया है डॉक्टर खालिद ने किसी के कमेंट को। और अननोन यूजर हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं, उनकी आईडी का नाम नहीं है। whatever, nobody else has right to do so. अच्छा, इज देयर, जी जनाब, अब मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, माइक यूज करते हुए आपको बहुत मुख्तसर रहना होगा, वक्त की शॉर्टेज की वजह से। आई लव टू हियर यू पीपल, आप बहुत काम की बातें, मेरे इल्म में बहुत इजाफा होता है आपके एक्सपीरियंस से, लेकिन मुख्तसर रहेंगे ताकि दूसरों को मौका मिले। एडमिनिस्ट्रेटर हसन, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर, बिल्कुल मौजूद हूं सर। जी, जो लोग हाथ खड़ा करते हैं उनका ही सिर्फ माइक ओपन कीजिएगा, उस दौरान में किसी और का नहीं माइक ओपन करना है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी, ऐसा है कि ये जो हम हरासमेंट वर्क प्लेस पे डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हरासमेंट है, ये तो मेरा ख्याल है हमारा तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। फैमिलीज के अंदर भी ये नहीं है कि बाहर ही हरास हो रही होती है। हर प्रिटी खातून, इवन अगर कोई लिपस्टिक भी लगा ले तो फैमिली में भी हरासमेंट हो रही होती है। अब इस पे तो हम, मेरा ख्याल है ये ओवरऑल एक होना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर कि हर माँ या हर टीचर, मेल टीचर, वो लड़कों को इस तरह से कोच करें कि आपने इन लिमिट्स के अंदर रहना है। आपकी किसी भी इस तरह की एक्शन से, आपकी किसी भी इस तरह की बात से फीमेल्स हरास हो सकती हैं। और इसी तरह से फीमेल्स को भी, फीमेल जो पढ़ रही होती हैं बच्चियां हमारे पास, हमें उन्हें भी ये कहना चाहिए
कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और आप अपना जो बिहेवियर है वो मेल्स के साथ इस तरह से रखें कि वो भी हरास ना हो, क्योंकि मेल्स भी समटाइम्स हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है हर खूबसूरत मर्द भी शिकार होता है इसका, क्योंकि बिला वजह की तारीफ, मैं तो ये समझती हूँ कि बिला वजह की जो तारीफ और इस तरह की जो चीजें हैं या कोई भी नेगेटिविटी, इवन फीमेल्स तो फीमेल्स को करती हैं, शाउटिंग करती हैं विदाउट एनी रीजन, वो ब्लेमिंग कर रही होती हैं, ये सब हैरेसमेंट में तो आती हैं। लेकिन हमारा ये ओवरऑल एक सोसाइटी का ही बहुत बड़ा इशू है, जो कि मेरा ख्याल है किसी छोटे लेवल से, बच्चों के लेवल से ही हमें उनकी कोचिंग करनी चाहिए इन सब चीजों की। जी, थैंक यू, ये तो बहुत ही गलत चीज है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने एक लिटमस टेस्ट और ड्रा कर दिया खूबसूरती वाला। बहरहाल वो तो भी अजीब सी उसमें चले जाते हैं, हरासमेंट। बिल्कुल जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली इसकी तरबियत जब तक घर से शुरू नहीं होगी, जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर सिविलाइजेशन की, जब घर से तरबियत शुरू नहीं होगी तो ये मसाइल शायद वर्क प्लेस पर हम नौकरी का खौफ देकर तो खत्म कर सकेंगे, लेकिन सड़कों पर, मॉल्स में, घर में, फंक्शंस में, शादियों में और जहां भी ये दोनों जेंडर इकट्ठे होते हैं वहां हम इन चीजों को नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हैंड रेज कर रहे हैं एडमिन, उनका ओपन कीजिए। ये नसीम अख्तर साहब लाहौर से कर रहे हैं जी, या देख लें जिनकी नेक्स्ट टर्न है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं तफसील से ताकि हम उस पैराए में गुफ्तगू कर सके। जी मैम कौसर जबीन, आपका माइक जो मैंने अलाउ किया है प्लीज। जी कौसर जबीन साहिबा, आपका माइक अलाउड है, आप पूछिए जो सवाल पूछ रहे हैं या जो आप मैं कर चुकी हूँ बात, आपसे वो कर चुकी है जी। नेक्स्ट कोई है तो उनका ओपन करें, हम इसको आगे बढ़ाएं। ये जो अभी क्वेश्चंस रेज हुए हैं उनमें से बहुत सारी वैरायटी है, उनमें से टू दी पॉइंट कोई बात करना चाहे उन क्वेश्चन को हाईलाइट करके तो मुझे ज्यादा अच्छी एडिशन होगी इस सेशन के अंदर। जो अभी मैंने चंद स्लाइडें डिस्प्ले की हैं जिसमें रियल लाइफ के स्टडीज या रियल लाइफ सिचुएशंस को हाईलाइट किया है, उसमें आप मुझे बताएंगे। मैम नसीम, मैम नसीम सुबही प्लीज। जी मैडम नसीम कोई हैं या मिस्टर नसीम हैं? उनका माइक ओपन किया है एडमिन ने। मैम नसीम है। डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर आयशा आपका माइक ओपन कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं डॉक्टर आयशा अयाज बात कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मॉडल टाउन से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लगा लें जहाँ पर मेल और फीमेल इकट्ठे काम करते हैं, सम टाइम कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट किसी मेल और फीमेल मेंबर को ज्वाइंटली करने के लिए दे दिया जाता है। दे आर गुड, उनको कोई आपस में नहीं है, वो एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, जो मतलब एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक अदर ग्रुप है लोगों का जो आपके पास सिग्नल इश्यू होने की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप क्या नेगेटिव उनकी रिव्यूट जो है वो डेवलप करना शुरू करता है। सर अब आ रही है मेरी आवाज? जी अब आ रही है, बताएं। आवाज सर? जी जी फिर से बात कीजिए। अब तो मेल फीमेल इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप क्या करता है, वहां से शुरू कीजिए। दूसरा ग्रुप उनके लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता है। उनको कैफेटेरिया में या ऑफिसेज में बैठ के उनके खिलाफ जो है वो बातें की जाती हैं, जबकि उन जो ग्रुप काम कर रहा है जिसमें दो लोग हैं, एक मेल और फीमेल, उनको कोई इशू नहीं है, मतलब वो गलत नहीं है, वो ठीक अपना काम करें। और दूसरा ग्रुप सिर्फ हसद में कि वो प्रोजेक्ट उन्हें नहीं दिया गया या उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसलिए वो ऐसा प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता है। तो सर क्या ये भी हैरासमेंट में आएगा? जी बिल्कुल हैरेसमेंट में आएगा। हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे आज, इससे अगली स्लाइड में देखेंगे कि हैरेसमेंट होती क्या है। मेरे नजदीक ये हैरेसमेंट बिल्कुल है वर्क प्लेस पर, लेकिन हैरेसमेंट याद रहे उसको वो जेंडर को डील करता है।
अगर ये प्योर ग्रुपिंग है, जैसे कि हर इदारे में एक पॉलिटिक्स होती है, तो वो हैरेसमेंट में नहीं आएगा। जेंडर बेस्ड जरूरी है, जेंडर के बगैर हैरेसमेंट का कोई वजूद नहीं है। वो ऑफेंसेस अदरवाइज कई किस्म के ऑफिशियल मिसकंडक्ट में आते हैं। यानी यूं समझ लीजिए, मैं आपको फिर इनलाइट करना चाहूंगा, हम दुनिया में जहां भी बैठे हुए हैं हमें बहुत सारे लॉ कवर दिए हुए होते हैं। जैसे अब आपकी वर्क प्लेस पर पीड़ा भी लगता है, कुछ हमारे एक्शंस ऐसे हैं जो पीड़ा के तहत एक्शनेबल होंगे, कुछ हमारी रॉन्ग डूइंग्स ऐसी हैं जो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जिसको नॉक करेगा। कहीं पर हम ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म कर रहे होंगे, कहीं पर हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 यानी साइबर क्राइम कर रहे होंगे। तो हैरेसमेंट, हर लॉ का अपना एक स्कोप है। अगर तो ये जेंडर बेस्ड है, फिर तो ऑब्वियसली ये हैरेसमेंट होगा, और अभी हम इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जिसने हाथ खड़ा किया उनसे पूछें जी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं आप लोगों के। वेरी गुड, बहुत महमूद प्लीज आप जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऐसे है कि ये हरासमेंट जो है आप कहते हैं कि सिर्फ जेंडर बेस्ड होगी तो इसमें आएगी, और अगर किसी को किसी के वीक पॉइंट की वजह से एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसको किसी गलत काम के लिए फोर्स किया जाता है, तो क्या वो हरासमेंट नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी हरासमेंट। इसमें ये देखिए, असल में मुझे ये बताया गया कि 200 लोग हरासमेंट एक्ट पढ़ चुके हैं इस वीक में। नहीं, तो हरासमेंट एक्ट तो नहीं हमें पढ़ा, हमने सिर्फ साइबर क्राइम के, साइबर सेफ्टी के बारे में कुछ पढ़ा था। अच्छा, मुझे जो बताया गया है इस वीक में एक ग्रुप 2 है जिसने हरासमेंट का लॉ पढ़ा है, तो हम उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ चीजें मुझे सॉरी सर, वो लॉ इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, उसकी बजाय हमने ज्यादा और चीजों पर बात की थी, बाकायदा स्टेटमेंट फिर इसीलिए इशू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दूसरे ग्रुप में पढ़ा ही नहीं है, तो अगर एक स्लाइड एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं, मैं उसी पे बात करता हूं। एब्सोल्युटली फाइन। देखें, हरासमेंट में जो फीमेल टू फीमेल हरासमेंट, उसकी शरह है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी मेल टू मेल हरासमेंट की भी है, सेक्सुअल हरासमेंट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट से हटके एक बहुत ब्रॉडर सेंस है। हरासमेंट किसी भी किस्म का वो एक्शन जो किसी फीमेल को अपनी वर्क प्लेस पे एज अ जेंडर अनकंफर्टेबल कर देता है, वो कोई भी एक्शन हो सकता है। वो जो अभी आपने हाईलाइट किया, मैंने इतनी सारी सिचुएशंस हाईलाइट की हैं और वो काफी मेहनत करके क्रिएट की गई हैं ताकि हम इनलाइट कर सकें कॉन्सेप्चुअली। उसमें जो हरासमेंट फीमेल है, फीमेल की कंप्लेंट फीमेल के खिलाफ हो सकती है, मेल की कंप्लेंट मेल के खिलाफ हो सकती है, लेकिन वो हरासमेंट हो, वो पीड़ा के तहत इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट ना हो, ये दोनों चीजें अलग करनी पड़ती है। अभी लीगली स्लाइड सा डिफरेंस है। चूंकि अब बात आ गई है, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम हैरेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे आपके सवालात अब हम लॉ के अंदर घुसने लगे हैं। उसकी जो डेफिनेशन है वो तय करेगी कि क्या ये एक्शन हैरेसमेंट है या नहीं है। ये डेफिनेशन हमने सीडा से बारो की 2010 में, जो कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, जिसको हमने ज्वाइन किया गरीबन 90s में, और ये 1997 में पहली दफा हुआ। तो हमने इसको ज्वाइन किया, उसी से डेफिनेशन ली। लेकिन इस डेफिनेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिलखसूस ये जो केस आया था इसका, ये जो गुलकार थे दोनों, मीशा शफी और जफर अली के क्या नाम है उसका इन लोगों का जो केस था, उस केस के बाद भी सिचुएशन ऐसी पैदा हुई और कई केसेस आए। उन केसेस को देखते हुए उस डेफिनेशन को मजीद 2022 की अमेंडमेंट में इनरिच किया गया। मैं अभी डिस्प्ले करने जा रहा हूं, आपने उस डेफिनेशन को गौर से देखना है। फिर हम उसके प्रीव्यू में अपनी मॉक इंक्वायरी भी डिस्कस करेंगे, तमाम सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे, ये है हैरेसमेंट का पहला हिस्सा, हाफ डेफिनेशन है। I want you people to read it carefully. It sets the scope, it sets the actually
what are the principles to declare an action whether it is harassment or not? Any unwelcome sexual advance, request for sexual favor, stalking or cyber stalking, or other verbal or written communication, or conduct of sexual nature or sexually demeaning attitude, including gestures or expressions conveying derogatory connotation. अभी किसी ने सवाल पूछा था, including gestures or expressions conveying derogatory connotation, causing interference with work performance, or creating an intimidating, hostile or offensive work environment, or the attempt to punish. अब ये वहां से अब अगला हिस्सा शुरू हो रहा है. आपने किसी एक जेंडर ने दूसरे जेंडर से किसी भी किस्म की सेक्सुअल फेवर मांगी या ऊपर वाली कोई हरकत की, उसने कंप्लेंट कर दी या उसने मना कर दिया, तो फिर उसने क्या करना शुरू किया? और द अटेम्प्ट टू पनिश द कंप्लेनेंट फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई टू सच अ रिक्वेस्ट और इज मेड अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. ऊपर आपने पढ़ा था, discrimination on the basis of gender which may or may not be sexual in nature but which may embody a discriminatory and prejudicial mindset. अब ये सब देखें, ये लिटमस टेस्ट हैं सारे. ये 2000 में इसे येलो इसलिए किया जितने येलो वर्ड इस डेफिनेशन में आए. पिछले पैराग्राफ में भी, इसमें भी ये 2022 की अमेंडमेंट में शामिल किए गए हैं. देखेंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कवर हो गया, विच मे और मे नॉट बी सेक्सुअल इन नेचर. तो याद रखें, हैरेसमेंट डज नॉट मीन सेक्सुअल बट विच मे एम्बॉडी अ डिस्क्रिमिनेटरी और प्रीजुडिशियल माइंड सेट और नोशन रिजल्टिंग इन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगेंस्ट कंप्लेनेंट. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगेंस्ट कंप्लेनेंट. तो जनाब, जो प्री जुडिशियल माइंड सेट होता है, जब आप फीमेल को कहते हैं ये काम आप नहीं कर सकती, वो उससे ये काम नहीं होगा, आपको बतौर मेल आप उसे जेंडर के तौर पर उसे डिनाई कर रहे हैं. अब अगर आप इस डेफिनेशन को सामने रखें तो जितने बैक स्लाइड्स में हमने सवालात उठाए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में हम ये फैसला कर सकते हैं कि कोई एक्शन हरासमेंट है या नहीं है. प्री जुडिशियल माइंड सेट, वेरी की वर्ड. Discriminatory, very key word. Discrimination, very key word. और इसी तरीके से अगर हम पीछे देखें तो देखेंगे sexual advance, request for sexual favor, stalking, cyber stalking, verbal or written communication, physical conduct of a sexual nature, sexually demeaning attitudes, including gestures, expressions, conveying derogatory connotation. आप जेंडर की बुनियाद पर किसी को निक नेम रखते हैं, उसकी शक्ल की बुनियाद पर, उसके मेकअप की बुनियाद पर, उसकी अपीयरेंस की बुनियाद पर, उसकी ड्रेसिंग की बुनियाद पर. यू आर डूइंग हैरेसमेंट इन माय हम्बल व्यू. यहां देखेंगे एक ये भी अमेंडमेंट 2022 में साथ शामिल थी. प्रोवाइडेड दैट अ सिंगल इंसिडेंट having the effect of making person uncomfortable or creating a sense of fear or panic at workplace is also harassment. पहले एक हाई कोर्ट ने फैसला किया था, उसमें उन्होंने कहा था ये सिंगल इंसिडेंट है, एक ही दफा इसने किया है, रिपीट नहीं किया, ये हरासमेंट नहीं है. इसको भी लॉ ने अमेंड किया और कवर कर लिया. अगर कोई ऐसा एक्शन है जो किसी इंडिविजुअल को अपनी वर्क प्लेस पर अनकंफर्टेबल कर देता है एज अ जेंडर और सेंस ऑफ फियर और पैनिक क्रिएट करता है वर्क प्लेस पर, तो सिंगल एक्शन भी हरासमेंट होगा. सो डू नॉट ट्राई शाउटिंग ऑन फीमेल्स. आई रिपीट, द मेल प्रोफेशनल्स, I repeat, male head of the departments,
I repeat, the male colleagues, do not try shouting on females. It is harassment. It is harassment at workplace. चलें, जिन लोगों ने लॉ नहीं पढ़ा, अब हम सबसे अहम स्लाइड डिस्प्ले करने जा रहे हैं। इस लॉ पर मुझे एक रिसर्च पेपर लिखने का इत्तेफाक हुआ ड्यूरिंग माय पीएचडी, तो मैंने इस लॉ को एक 2 ट्रीज में कन्वर्ट किया है, इसके प्रोसीजर को, लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस अगली स्लाइड के होते हुए आप ये स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। आपको किसी लीगल कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, न सिर्फ आप उस ट्री को देख के अपने सवालों का जवाब तलाश कर सकते हैं जो प्रोसीजरल क्वेश्चंस होगा, बल्कि आप अपने आप को किसी और को भी बता सकते हैं। तो 2 स्लाइड्स आने वाली, उस पर आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। वो लोग जो खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मोबाइल साइड पे रखकर म्यूजिक सुन रहे हैं और वो समझते हैं कि बहुत गैर जरूरी किस्म की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि वैसे भी जब हम बहुत सीनियर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें गैर जरूरी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमारा जो करियर है वैसे भी खत्म होना है, हम बस प्रमोशन के लिए हाजिरी लगा रहे होते हैं। However, जो आगाही और इल्म होता है, इट ट्रेवल्स अलोंग। तो अगली जो स्लाइड है, आप इस पर अपनी तवज्जो दीजिए और आपको ये पूरे लॉ का ओवरचर इसमें समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने इस हफ्ते में लॉ नहीं पढ़ा ये वाला, या वो ये समझते हैं कि उन्हें लॉ की ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी, तो इस स्लाइड को प्लीज गौर से देखिएगा जो आगे आने वाली स्लाइड है। कंप्लेनेंट हरासमेंट हो गई तो वो कंप्लेंट करेगी। कंप्लेनेंट हैज ऑप्शन टू फाइल कंप्लेंट बिफोर इंक्वायरी कमेटी और ओम्बड्स पर्सन। आप चूंकि पंजाब का इदारा है, लिहाजा अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो जाए तो ये कानून फ्लेक्सिबल है। कंप्लेंट चाहे तो वो अपने इदारे की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या जो इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई होती है हर इदारे में, इस लॉ के मुताबिक उसको डायरेक्ट कंप्लेंट दे सकती हैं वो खातून, चाहे अगर उन्हें एतबार नहीं है कि यहाँ जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर रही हैं उसके सिफारशी ज्यादा हैं, ज्यादा चलती है उसकी, तो अगला ऑप्शन ये कानून देता है कि वो डायरेक्ट मोतसिब जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लाहौर में तशरीफ फरमा होती हैं उनको दे सकते हैं डायरेक्ट कंप्लेंट, और ये कंप्लेंट रिटन और ओरल हर 2 सूरतों में हो सकती है। अच्छा, अगर वो दरखास्त देंगी इंक्वायरी कमेटी को तो इस लॉ के मुताबिक क्या प्रोसीजर होगा? स्टे विद मी, focus what I display, you will be understand this law। ये देखेंगे। अब जब दरखास्त आप दे देते हैं इंक्वायरी कमेटी को, जुबानी या तहरीरी दे देते हैं, तो इंक्वायरी कमेटी के लिए जरूरी है कि वो उस पर इंक्वायरी कंडक्ट करे और अपनी जो रिकमेंडेशन है वो 30 दिनों में फाइनल करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जमा करवाए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर लाजिम है कि वो 1 हफ्ते में जो रिकमेंडेशन सजा की सूरत में, बरियत की सूरत में जो बनाई गई है, रिकमेंडेशन जो इंक्वायरी कमेटी ने बनाई है, जो आप हो सकते हैं, उस इंक्वायरी कमेटी के लिए वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसकी रिकमेंडेशन 1 हफ्ते के अंदर वो इंप्लीमेंट कर देगा, यानी सजा की सूरत में या बरी, दोनों सूरतों। ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे। इंक्वायरी कमेटी में रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट कंप्लेनेंट इन केस फॉल्स कंप्लेंट। अब यहां समझ लीजिए इस कानूनी नुक्ते को। अगर इंक्वायरी कमेटी को लगता है कि ये झूठी दरखास्त थी तो ये रिकमेंडेशंस बनाकर भेजेंगे ओम्बड्स पर्सन को कि इस खातून ने झूठी कंप्लेंट लॉन्च की है, ये एविडेंस है इसकी झूठ की, लिहाजा इसको सजा दी जाए। यानी अगर मुल्जिम को सजा देनी होगी तो इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेशन बनाकर देगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट को और वो उसे लागू कर देगा। लेकिन अगर कंप्लेनेंट झूठा होगा, झूठी होगी,
तो उस सूरत हाल में कंप्लेनेंट के खिलाफ रिकमेंडेशन ओम्बड्स पर्सन को भिजवा दी जाएंगी, वो एक्शन लेगा। अपील कैन बी प्रेफर्ड टू ओम्बड्स पर्सन विद इन 30 days अगेंस्ट रिकमेंडेशन ऑफ इंक्वायरी। तो अगर ये अपील करनी है इस इंक्वायरी कमेटी के फैसले के खिलाफ, चाहे मुल्जिम करना चाहे चाहे कंप्लेनेंट करना चाहे, तो वो अब 30 दिनों के अंदर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट की जो अपील है वो ओम्बड्स पर्सन को करेगा। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अदालतों में कई केस पेंडिंग हैं जो सस्पेंड कर दिए गए, नहीं सुने गए, मेरिट पर नहीं सुने गए, क्योंकि उन्होंने इस 30 दिन की वायलेशन की थी, जिसे आप लिमिटेशन पीरियड कानून की जुबान में कहते हैं। तो ऑलवेज फॉलो दी लिमिटेशन पीरियड, अदरवाइज आपको फिर जाकर बताना पड़ेगा कि भाई आप देर से क्यों आए हैं। फिर पहले आप जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आपकी देर की रीजन प्लाजिबल है, आपको आपकी बात के कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये लेफ्ट साइड पर जो अभी एक कॉलम आपको ड्रॉ कर दिया गया है, ये प्रोसीजर है इंक्वायरी कमेटी के लिए। इंक्वायरी कमेटी को अगर दरखास्त दी जाएगी किसी इदारे में, अब वापस अपने ब्लू बॉक्स में आते हैं जहां हमने ये कहा था कि ओम्बड्स पर्सन को भी डायरेक्ट दरखास्त दी जा सकती है। तो अगर ओम्बड्स पर्सन को दी जाएगी वो क्या करेगा? स्टे विद मी, फोकस ऑन इट। ओम्बड्स पर्सन के पास दरखास्त चलेगी तो वो क्या करेगा? वो शो काज नोटिस इशू करेगा 3 दिन के अंदर मुल्जिम को या जो डिफेंडेंट पार्टी होगी उसको, कि आओ भाई वजह बताओ तुम कि तुम्हारे खिलाफ क्यों ना ऐसे एक्शन लिया जाए। तो अक्यूज जो है वो 7 दिनों के अंदर अपना डिफेंस जमा करवाएगा, अदरवाइज उसके जो खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, उसके बगैर उसकी एब्सेंस में प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपना जवाब टाइम पर जमा करवाएं जी। अब ओम्बड्स पर्सन जो फैसला करेगा, उसके फैसले की सूरत में 30 दिन के अंदर अंदर उसके फैसले के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मूव हो सकती है। किसको? गवर्नर ऑफ पंजाब को। जो फैसला ओम्बड्स पर्सन करेगा उसके खिलाफ जो रिप्रेजेंटेशन मूव होगी वो 30 दिन के अंदर गवर्नर को होगी। आपके सामने प्रेसिडेंट का वर्ड आ रहा है, उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर फेडरल महकमा होगा तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मूव करेगा। ओम्बड्स पर्सन बीइंग अपीलेट अथॉरिटी शैल डिसाइड अपील विद इन 30 days। जो अपील ओम्बड्स पर्सन को की जाएगी वो 30 दिनों में उसको फैसला करने का पाबंद होगा। ये जो स्लाइड है ये बड़ी की स्लाइड है। ये पूरे लॉ को एक ट्री में कन्वर्ट किया गया है उसके प्रोसीजर को समझने के लिए कि किस दिन में कौन क्या करेगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये लॉ इस तरह से आपको आसानी से समझ आ सकता है। अच्छा, अब अपील और रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको कहा था 2 अगली आ रही हैं स्लाइडें। तो अपील और रिप्रेजेंटेशन पंजाब गवर्नमेंट को में अगर इदारा होगा तो पंजाब गवर्नमेंट में अपील कैन बी प्रेफर्ड टू प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन विद इन 30 days। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है, वो 30 दिनों में डिसाइड करेगा। और रिप्रेजेंटेशन अगेन डिसीजन ऑफ प्रोविंशियल ओम्बड्समैन में बी फाइल्ड विद इन 30 days गवर्नर को। और ये मैंने फेडरल और सूबाई महकमे का अलग अलग कर दिया, जो बात मैं ऊपर बता चुका हुआ हूं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बारी आ जाती है। अगर आप मुतमैन नहीं है कोई पार्टी गवर्नर के फैसले से या सूबाई महकमे के हवाले से गवर्नर के फैसले से या सदर पाकिस्तान के फैसले से, अगर वो वफाकी महकमा है तो फिर वो रिट करेंगे हाई कोर्ट में और फिर रिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये हिरार्की होगी। तो जनाब इस स्लाइड के हवाले से, प्रोसीजर के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। ये लॉ आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे रहा है इस स्लाइड पर। जनाब एडमंड हसन, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हाथ खड़ा करें, सवाल करना है स्लाइड पर सर, उन टू दी पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। जो प्रोसीजर मैंने डिस्प्ले किया है उस पर क्वेश्चन करेंगे। अपने जो दीगर कमेंट्स हैं उनको इस वक्त आप ऐड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।
किसी ने हाथ खड़ा किया तो उनका माइक ओपन कर दीजिए। कोई चाहे तो इनबॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकता है। आपका जो मीटिंग का इनबॉक्स चैट रूम है वो मेरे सामने है। व्हाट इज मेंट बाय रिप्रेजेंटेशन? एक सेकेंड जी जी। व्हाट इज मेंट बाय रिप्रेजेंटेशन? माइक अलाउ किया मैंने। किसका जी? मैं अतिया मसूद सर। अतिया मसूद मैडम जी अस्सलाम यहाँ वालेकुम भी सर। मुझे जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपने इसमें जो कमेटी शुरू में सबसे पहले फॉर्म करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये जी केसेस भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बायस मौजूद होता है एडमिनिस्ट्रेशन या खुद कोलीग्स के पार्ट के ऊपर भी, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं। सर इसका कोई फॉर्मूला है? काइंडली मुझे जरा ये बता दीजिए, ये कमेटी फॉर्म होने के लिए कोई इसको ये न्यूट्रल हो, मतलब इसमें जस्टिस जो है वो प्रॉपर हो, या कोई सेक्शन जी सेक्शन 7 मौजूद है। उसके लिए शर्त इसी लॉ में इंक्वायरी कमेटी का एक सेक्शन है जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंक्वायरी कमेटी में कम से कम मेंबर 3 होंगे और 3 में से कम एक फीमेल होगी। एक बात। दूसरा, उसी सिचुएशन के होंगे, उसी सिचुएशन के होंगे या किसी? मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। हो सकता है आपके आने वाले सवाल का जवाब मेरी एक्सप्लेनेशन में मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, जो जी उसी सिचुएशन में, पहला तो ये कानून रिक्वायर करता है कि हर इदारे में इंक्वायरी कमेटी पहले से बनी होनी चाहिए और वो डिक्लेयर्ड हो, लोगों को इसका पता हो। ये ना बनाना इस कानून की वायलेशन है। हमारे इदारे में मौजूद है, पता नहीं आपके इदारे में है या नहीं। एक बात। दूसरा, अगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है बायसनेस, पहली बात तो उसके अंदर फीमेल मौजूद हो। दूसरा, अगर किसी भी पार्टी को लगता है कि ये मेंबर बायस्ड हो सकता है तो आप एप्लीकेशन दे दें, उनसे कहें ये मेंबर पर मुझे ट्रस्ट नहीं है। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर जज पर, इंक्वायरी कमेटी के ऑफिसर पर किसी को एतबार नहीं होगा तो उसे चेंज कर दिया जाएगा। ये लॉ इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर मेंबर अपने इदारे से पूरे नहीं है तो आप बाहर के किसी सरकारी इदारे से बोरो कर सकते हैं, तो इंक्वायरी कमेटी वैलिड होगी। इसीलिए इंक्वायरी कमेटी के हवाले से ये कानून बिल्कुल क्लियर है, पहले बनी होनी चाहिए। मिनिमम 3 मेंबर्स हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, और मिनिमम 3 मेंबर्स में एक फीमेल का होना जरूरी है। अगर बायस्ड है तो आप उन्हें कह दें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर किसी ने सवाल पूछा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी इदारे की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जैसे सेक्रेटरी साहब होते हैं हमारे, और उसके ग्रेड पे आपके डिपेंड करता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई। इसी तरीके से किसी ने रिप्रेजेंटेशन का पूछा है, ये सिर्फ एक टर्म है। जब ऑम्बड्स पर्सन जो फैसला करेगा उसके खिलाफ जब हम गवर्नर के पास जाएंगे तो उस कागज के टुकड़े को, उस मूव को रिप्रेजेंटेशन कहता है। कहते हैं, हमारे इदारे में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, जब हमारा ट्रांसफर कर दिया जाए तो हम कहते हैं जी हम रिप्रेजेंटेशन मूव करते हैं। हमारी फैसला हो कि इनको प्रमोट नहीं किया जाना तो हम उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन जी। जी अब और जी नेक्स्ट का माइक ओपन कीजिएगा। जमील जट साहब सर। जी जमील जट साहब सर, वेटिंग फॉर योर वॉइस। सात दिनों में रिटन डिफेंस जमा कराएगा जी। द अक्यूज मस्ट सबमिट हिज रिटन डिफेंस 7 days सर। मैडम तबस्सुम सुल्ताना प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी बात की है कि जो कमेटी है वो 3 मेंबर्स की होगी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन साइड पे और कॉलेजेस में कोई ऐसा कॉलेजेस के अंदर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाती। जब कोई प्रॉब्लम अकर हो जाता है तो देन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। सर हमारे कॉलेज में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टरेट है, तो सर डायरेक्टरेट बनाता है कमेटी। बेसिकली जब कोई कंप्लेंट करता है तो देन डायरेक्टरेट जो है वो एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके वो बना देते हैं। सर आपने कहा कि उसमें 3 मेंबर होंगे, उनमें एक फीमेल होगी। सर मुझे जो पीछे मैंने कल भी शायद मेरी आपसे बात हुई, आपका लेक्चर था आई थिंक सो, तो सर मैंने ये बात कही कि मुझे लास्ट 2 ईयर से इन्हीं चीज़ों का, मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ। तो सर जो कमेटी बनी वो तीनों की तीनों फीमेल प्रिंसिपल थी, जिनमें से एक बंदी तो वो भी प्रिंसिपल थी जो मुझसे सीनियर जूनियर थी काफ़ी ज़्यादा। तो सर इस सिचुएशन में
उनके जो भी वो कमेटी रिकमेंडेशन देती है, तो सर उसको हम आगे फर्दर किस तरह चैलेंज करते हैं? सर काइंडली मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं आपका सवाल जितना समझ पाया हूं, क्योंकि आवाज आपकी कम आ रही थी, कि कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट एक नई की गई है, डीपीआई करता है, यस आई नो वेरी वेल, और आपके किसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन पेश आई तो वो 3 ही फीमेल्स थी। पहली बात, कमेटी मिनिमम 3 है, इससे ज्यादा हो सकते हैं। उसमें शर्त है मिनिमम 1 फीमेल का सारी फीमेल्स हो सकती हैं, तो लॉ की कोई वैलेशन नहीं है। दूसरा, वो जो रिकमेंडेशन बनाते हैं वो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेंड करते हैं, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं, अगर आप समझती हैं बतौर विक्टिम कि नहीं ये ठीक नहीं प्रोसीड हो रहा, तो उन्हें लीव बिहाइंड, गो टू दी ओम्बड्स पर्सन। आपको ये ऑप्शन है, आप अपनी इंक्वायरी कमेटी में ना जाएं, आप ओम्बड्स पर्सन में चले जाएं। मैं आपको बताता चलूं कि इस लॉ में स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद है जो ये कहती है कि किसी भी फीमेल या मेल दोनों के कंप्लेनेंट बनने या विटनेस होने की वजह से उन्हें किसी किस्म की ऑफिशियल सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने कंप्लेंट की है। तो ये लॉ प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी देता है कंप्लेनेंट को भी और विटनेस को भी। हाँ, वो झूठा ना हो, ये अलग बात है। कंप्लेनेंट होना और बात है, झूठा कंप्लेनेंट होना और बात है। तो अगर आपको इंक्वायरी पे ट्रस्ट नहीं है, इंक्वायरी का मैंने बता दिया मिनिमम 3 हो, इससे ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आपको उनके मेंबर्स ठीक नहीं, क्योंकि मेंबर्स को काम नहीं करना आता, उन्होंने इस लॉ को नहीं पढ़ा होता, इसीलिए ये मैंने आपसे जो आज के मैंने लर्निंग आउटकम्स शेयर किए थे, मैंने कहा था इसमें हम सीखेंगे कंप्लेंट कैसे लिखना है। और ये जो आपको मैंने शेयर किया, आप तमाम लोगों को मिल चुका है ना, जो एक मॉक इंक्वायरी मैंने आपसे शेयर की है, वो आप लोगों से नो इंग्लिश शेयर की है, मैंने बनाई, उसको ड्राफ्ट किया है, इसीलिए कि आपको पता हो कि स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कैसे इशू करते हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस पर हम अभी बात भी करते हैं। तो हम आते हैं उस तरफ, वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस आते हैं। ये पेनल्टीज हैं, बच के रहना है जी इनसे। मेल हजरात, बहुत सारे लोगों के करियर तबाह हुए हैं, लिहाजा इनसे बच के रहना है। ये किसी भी इंसान को कुछ नहीं कहता ये लॉ, ये उसकी नौकरी खा जाता है, उसकी प्रमोशन खा जाता है, उसे रिमूव फ्रॉम सर्विस कर सकता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर सकता है, रिडक्शन टू लोअर ग्रेड कर सकता है, फाइन कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बच के रहना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए डिस्प्ले की। हाँ जी जनाब, वो तमाम दोस्त जो बार बार कह रहे थे इनबॉक्स में भी, और एक प्रोफेसर साहब आए भी, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया और कहा कि जी मेल को के साथ भी तो ये सब कुछ हो सकता है। तो जनाब, इस लॉ में एक अमेंडमेंट आई है 2022 में। कानूनी बात सुन लीजिए, पहले इस कानून में जो कंप्लेनेंट की डेफिनेशन थी वो थी अ वुमन। तो ये कानून रिवॉल्व करता था अराउंड द राइट्स ऑफ वुमेन ओनली। हाउएवर 2022 में कानूनदानों को कोई अकल आ गई, उन्होंने अ वुमन की जगह एनी पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। तो अब ये चीजें, ये स्लाइड्स पर मैं डिस्प्ले करता, लेकिन मुझे बताया गया था कि आप ये लोग ये कानून पढ़ चुके हुए हैं, सो आई रिग्रेट ऑफ दैट, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। तो अब यहां देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। ये पीटीवी का जो हैरेसमेंट केस था, उसमें उन्होंने सजा की, उसके डायरेक्टर को भारी जुर्माना भी किया, और उसके अंदर उन्हें लिख दिया द स्कोप ऑफ एक्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन ओनली बट इट प्रोटेक्ट्स एवरीवन, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये 2022 में जो अमेंडमेंट आई है, ऊपर आप देखें अब वुमेन की जगह पर एनी पर्सन आ गया हुआ है, और अब कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। अब हरासमेंट के लिए कंप्लेनेंट मेल भी कंप्लेंट कर सकता है। सिंस सो मेनी इयर्स मैं अपने प्रोफेशनल इदारों में इस कानून की ट्रेनिंग करवाते हैं हम, तो बहुत चूंकि ये कानून फिजिकल ट्रेनिंग्स में ज्यादा ठीक से समझ आता है, जहां लोग मौजूद हों लाइव, और एक्टिविटी भी वहां बेहतर तौर पर होती है। और दूसरा, कानून उस वक्त पढ़ने में मजा आता है जब उसका टेक्स्ट आपके हाथ में होता है। तो जनाब, हम वहां पर बड़े अरसे से, अब ये अमेंडमेंट तो आई है 2022 में, हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं तकरीबन 2017 से ऑनवर्ड, इस लॉ की मुख्तलिफ इदारों में भी करवा रहे हैं, सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं। तो हर जगह ये सवाल होता था कि जी मेल
उसके साथ भी तो हो सकती है। बिलखसूस मोबाइल आने के बाद बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जब फीमेल सबऑर्डिनेट अपने मेल बॉस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ऑफिशियल फेवर लेने के लिए अपना जो जेंडर कार्ड है वो यूज करती हैं, तो इसे भी अब हरासमेंट होगी, उनका भी ट्रायल हो सकता है, वो भी सजा हो सकती है। तो पहले इस केस में ये जो लॉ है ये प्रोटेक्ट करता था हरासमेंट से सिर्फ वुमेन को, अब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। तो फीमेल्स अपना, जो मेल है वो अपना दिल छोटा ना करें, जो शुरू में भी बात कर रहे थे। तो अब ये कानून इक्वली प्रोटेक्ट करता है फॉर एवरीवन, इवन ट्रांसजेंडर्स को भी। अच्छा, ये जनाब आ गई सिचुएशन। अब तक की जो डिस्कशन है उस पर अब टू दी पॉइंट सवाल। एक तो बहुत सारे माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मुफस्सल बातें की। अब चूंकि हमने आपके पास जो केस स्टडी है, पहले ये बता दीजिए कि केस स्टडी, ये नो वॉइस का आ रहा है, वॉइस पिक्चर वेरी क्लियर, वो तो कहते हैं वेरी क्लियर है, ठीक है जी जनाब। मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों को मॉक इंक्वायरी का एक MS वर्ड का ड्राफ्ट शेयर किया गया है वो आप सब लोगों ने देख लिया है? इनबॉक्स में यस कीजिए अगर आप लोगों ने पढ़ लिया उसको, ताकि हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट करें। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं सर, ये नहीं सर वाले डॉक्टर खालिद साहब को प्रोवाइड करें भाई, उनको क्यों नहीं मिला जी? सर मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था सर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर है। डॉक्टर खालिद साहब ग्रुप में शेयर है, डॉक्टर फराह फातिमा साहबा ग्रुप में ड्राफ्ट शेयर है, उसे खोलें और पढ़ें। नहीं, वो अलग से ड्राफ्ट है डॉक्टर साहब, वो अलग से मॉक इंक्वायरी है, उसको पढ़ें, हमने उस पर बात करनी है। मिला है, सुन रहे हैं, थैंक यू, उसको देखिए। चलें, जिन जिन लोगों ने देख लिया है, मैंने आखिर में लिखा है ग्रुप ए और ग्रुप बी, वो हम फिजिकल जब अपेरेंस की क्लास होती है उसमें हम करते हैं। इसमें ग्रुप ए आप वो लोग होंगे जो फीमेल की फेवर में बात करना चाहते हैं, जो कहते हैं बिल्कुल हरासमेंट की गई है। पहले हम जितनी डिस्कशन कर रहे थे उसके अंदर हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं थी। अब आपके सामने सबसे पहले एक रिटन कंप्लेंट है जिसमें एलेज की गई है कुछ चीजें, उसके बाद आपके सामने है उसका रिटन रिप्लाई, उसके बाद विटनेसेस की स्टेटमेंट है। तो अब जो बंदा भी बात करेगा, एक तो वो साउंड ग्राउंड के साथ बात करेगा कि जी ये हरासमेंट है, उसकी रीजन ये है, ये हरासमेंट है, उसकी रीजन ये है। साथ में मेरी रिक्वेस्ट है, एक लिमिटेशन है कि हरासमेंट डिक्लेयर करने के बाद आप सिर्फ एक रीजन देंगे, लेट अदर रीजन एक्सप्लोर टू अदर्स। हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, आप प्रोफेसर साहिबान हैं और आप सारी की सारी बोल दें। मैं चाहूंगा कि लोग अपनी अपनी राय दें विद रीजंस, लेकिन रीजंस इमोशनल रीजन होने की बजाय आपने रीजन बतानी है कंप्लेंट में से, एविडेंस में से, रिटन रिप्लाई में से। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा हूं कि अगर आपका इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर वास्ता पड़ता है तो आप कैसे चीजों को करने की कोशिश करेंगे। अब तक जितने केसेस मैं देख चुका हूं, ज्यादातर लोगों को ना कंप्लेंट लिखनी आती है, वो अपने तौर पर कंप्लेंट लिखते हैं, गलत करते हैं, अपने तौर पर डिफेंस लिखते हैं। ज्यादातर लोग सजा इसलिए हुए हैं कि उन्होंने खुद से, क्योंकि अपने आप को प्रोफेसर समझते हैं, आप समझते हैं आप माशाल्लाह शोला बयान है, आपको सब कुछ आता है, और आप लिखते हैं नहीं, लॉ बिल्कुल एक सेंसिटिव सी चीज है, एक नमक की तरह है, इसकी क्वांटिटी बहुत डिपेंड करती है, इसको टेक्निकली ड्राफ्ट करना पड़ता है। एक आम जो कॉमन सेंस वाला प्रूडेंट माइंड होता है, बाज़-औक़ात एक बात उसके लिए बिल्कुल अहम नहीं होती, लेकिन एक जुडिशियल फोरम पर वो बात बहुत ज्यादा अहम होती है। और इसी तरीके से बाज बातें आप लोगों के लिए गैर अहम होती है, लेकिन जुडिशियल फोरम पर बहुत ज्यादा अहम होती है। मेरे पास कुछ केस है जिसमें लोगों ने डिफेंस के तौर पर पेश हुए और जाकर इमोशनल तकरीर कर दी। वो इमोशनल तकरीर उनका कन्फेशन बन गया और यकीन करें इस वक्त तक वो सजा याफ्ता है। तो ये लॉ ये नहीं देखता कि ये कैरियर का आपका आखिरी साल है और आप रिटायर होने वाले हैं। ये जो पीटीवी का डायरेक्टर है वो ही वॉज देयर टू रिटायरमेंट, फिर भी वो सजा हुआ और फिर भी वो सजा याफ्ता है। उसके सारे जो
थे, बेनिफिट्स थे जो उसे बतौर रिटायरमेंट मिलने थे, वो सारे नहीं मिले, उल्टा उसे देना पड़ा है जेब से फाइन। ये 3 कंप्लेनेंट लेडीज थी और एक एक को कई कई लाख रुपए देने पड़े हैं। तो डोंट गेट इनटू इंटेलिजेंस, बिल्कुल इजीली नहीं लेना है। तो जनाब नॉट हरासमेंट बिकॉज ही इज इन्वॉल्व अ फीमेल कुलीग। ओके, फीमेल कुलीग चूंकि इन्वॉल्व किया है जी, इसके अंदर आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपको। उसने कहा है कि एक साहब हमारे दोस्त हैं राना आसिफ साहब, वो फरमा रहे हैं हरासमेंट नहीं क्योंकि उसने फीमेल क्लेग के जरिए रिश्ता भेजा, इसमें कौन सी हरासमेंट है? उनकी ये रीजनिंग है। आगे जी, ही हैज प्रपोज हर ट्वाइस इन स्पाइट ऑफ फैक्ट्स दैट शी हैज रिफ्यूज्ड वंस। राशिदा नवी नाहिद साहबा फरमा रही हैं कि रिफ्यूज जब किया था तो दोबारा प्रपोजल भेजने की क्या जरूरत थी, लिहाजा वो हरासमेंट उसने की है। आप जी इसी तरीके से फरहाना साहिबा फरमा रही है कि यस ये हरासमेंट है, ही इज टीजिंग हर, वो उसे टीज कर रहा है, वो रीजन टीजिंग की दे रही है। वेरी गुड, नई बात सामने आई। डॉक्टर फराह साहिबा कहती हैं यस ये है। और इसी तरीके से डॉक्टर आयशा कहती है नो हरासमेंट बट द मेल पर्सन इज फेल्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ। ओके, कमिंग टू द ऑफिस, ठीक है। डॉक्टर फरहत बरतूल साहबा कह रही है कमिंग टू द ऑफिस, वो हरासमेंट है शायद। डॉक्टर महनाज मखदूम साहबा फरमा रही हैं अक्यूज एक्शंस फिट द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट। 2H में हरासमेंट कर रही हैं। बिल्कुल उन्हें हवाला दिया अकॉर्डिंग टू विटनेस के वो स्टेटमेंट दैट दे यूज कप ऑफ टी विद लेडी ऑफिसर विच अक्यूज डिनाइड। ओके, उसने झूठ बोला है, लिहाजा 2H के तहत। और इसके अलावा एक रीजनिंग दी है डॉक्टर साहिबा ने, अक्यूज बिहेवियर सच अ गॉगलिंग making advance created a hostile working environment for the complainant. Goggling, डॉक्टर साहिबा क्या गॉगलिंग, चलें ठीक है, हम आखिर में मैं बात करूंगा, अभी मैं अपनी कोई राय नहीं देता। गुड, environment for the complainant which is prohibited by act. Okay, the accused made repeated marriage proposal और जनाब मैं साथ में डिस्प्ले भी कर दूं, मुझे याद आ गया, डिस्प्ले 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 ये क्यों कांप रही है तस्वीर, ये गलत हो गया। जी अपनी राय लिखिए, मैं पढ़ने लगा हूं। मैं ये मॉक इंक्वायरी भी डिस्प्ले कर देता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए, डॉक्यूमेंट हमारे सामने हो। ये तस्वीर क्यों कांप रही है, इसको क्या हुआ है? हसन साहब मेरे सामने ये डिस्प्ले कांप रहा है, इसकी क्या रीजन है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सर मैं शेयर कर दूं मॉक डॉक्यूमेंट? जी जरूर कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन ये तस्वीर किस लिए कांप रही है, ये आप शेयर कर दीजिए, क्यों ना करें जी। सर मैं चेक करता हूँ। सर देखिएगा, ये मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके यहाँ कोई मसला है? ये अभी शुरू हुई है स्क्रीन, हाँ उसी में ही प्रॉब्लम है जी, टीम्स में, क्योंकि बाकी जी हाँ जी जनाब, सच एज गॉगलिंग मेकिंग एडवांस क्रिएटेड, ठीक है, बहुत तफसील से लिखा, थैंक यू डॉक्टर महनाज मखदूम साहिबा। और जनाब बुशरा वकार, प्रपोजल विदाउट हर कंसेंट इज हरासमेंट, नो हरासमेंट। किसने नो हरासमेंट लिखा है? तैयबा बुशरा, नो हरासमेंट। यस आई रीड। Friyal Shabir, it is not harassment. Rifat Parveen, without her intention. Farah, harassment since intimidating of her despite prejudice, rejection. Proposal for time is not harassment. First time is not harassment. Naila Malik कह रही हैं yes it's harassment because he is doing same actions again and again. Good. जी नहीं जनाब, मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आप पहले, हाँ जी जनाब, हम इसको डिस्कस करते हैं।
आपकी राय? नहीं जनाब, उसकी जो कंप्लेंट है वो ये है कि 3 साल से वो गॉगलिंग कर रहा है, टीजिंग कर रहा है, और गॉगलिंग, टीजिंग दूसरा एनवायरमेंट, दूसरा इल्जाम, लस्टफुल लुक 2 इल्जाम हो गए, और उसने he used to visit my office without having any official purpose तीसरा इल्जाम, और मुझे उसने चाय और खाने पर बुलाया है चौथा इल्जाम, और पांचवा ये कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। 5 इनफैक्ट ये 4 बनते हैं। गॉगलिंग एंड लस्टफुल आइज, टीजिंग करना गॉगलिंग एंड लस्टफुल आइज से नंबर 1 हो गया, उसके दफ्तर में जाना नंबर 2 हो गया, नंबर 3 उसे चाय और खाने पे बुलाना, और नंबर 4 वो करना स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन उसको इशू हुआ है। इस तरह लिखना है स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस, ठीक है। एग्जैक्ट जो एप्लीकेशन होती है उसको वैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी वर्डिंग यूज नहीं करनी। जो दरखास्त दहिंदा ने जिस तरीके से जिस तरतीब से इल्जामात लगाए हैं, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन में भी आपने उसी तरीके से वही रखना है। खुद से माइनस प्लस इसके अंदर ना कीजिएगा बतौर इंक्वायरी ऑफिसर। अब ये उसका रिप्लाई आ गया, उस बेचारे का रिप्लाई आ गया जी। उसने कहा जी सबसे पहले मैंने उसके लिए कोई ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं की है, लिहाजा ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो उसने सबसे पहले डिनाई कर दिया। आगे देखेंगे, आई नेवर विजिटेड her office but only for official matters, but if the complainant lady felt ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी कोई नियत नहीं थी, और इसके अलावा मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा उसके लिए करने के लिए। ये देखें, आई नेवर एवर ऑफर्ड हर टू डाइन, तो इस इल्जाम के लिए भी उसने डिनाई कर दिया। आगे चलते हैं। I admit that I requested once of our female colleague professor to know the consent of complainant lady। यहां देखें, पहली बात यह हो गई कि क्या जब पहली दफा प्रपोजल उसको गया था उसने मना किया था प्रपोजल से? मेरा सवाल है। आप में से ज्यादातर लोग उसके सेकंड प्रपोजल को हैरेसमेंट कह रहे हैं। क्या उसने इस बात से मना किया था कि इसे कहो मुझे प्रपोज ना करो? उसने तो ये कहा था ना कि मेरी जिंदगी में अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया, मैं स्टडीज करना चाहती हूं, मैं मसरूफ हूं। उस मौसूफ ने 1 साल बाद ये समझते हुए कि जी जनाब हो सकता है उनके टारगेट्स अचीव हो गए हों, उनका माइंड चेंज हो गया हो, तो उन्होंने दोबारा पूछा फीमेल्स के जरिए। तो यहां एक सिचुएशन चेंज है। एक तो ये चीज नोट करें, अच्छा एक तो ये आप नोट कीजिए। दूसरा, जितने 4 इल्जामात लगाए गए, क्या टीजिंग और गॉगलिंग की एविडेंस किसी विटनेस ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि उसको टीज और गॉगल कर रहा है? नंबर 1 मेरा सवाल है, इस पर आप सोचें। मैं राय नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बतौर इंक्वायरी ऑफिसर आपने चीजों को एविडेंस में देखना है। क्या किसी विटनेस ने उसके इस इल्जाम की तायीद की है? ये देखें विटनेसेस की स्टेटमेंट में। नंबर 2, वो ये कहती हैं कि ये मेरे दफ्तर में बहाने बहाने से आता है। क्या विटनेसेस उसके ये विटनेसेस जहन में रखें कि फीमेल ने प्रोड्यूस किए हैं, ये विटनेसेस फीमेल के प्रोड्यूस शुदा हैं, यानी ये उस फीमेल की साइड से आए हैं, लेकिन उन दोनों ने लस्टफुल गेजिंग की तायीद नहीं की, ये भी नहीं कहा कि ये उसके दफ्तर में खामखा जाता है। एक गवाह ने कहा है कि ये उसे पसंद करता है, शादी करना चाहता है, और ये मैंने देखा, हम रूटीन में बैठते हैं कुलीग्स मुख्तलिफ दफ्तरों में, और इनके दफ्तर समेत चाय भी पीते हैं, बात भी होती है, जनरल बातें होती हैं। मैंने नोट किया है कि जब हम इसके दफ्तर जाते हैं तो ये खुश होता है। ये तो वो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूं, ये तो वो खुद कह रहा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं।
2 भेज दिए, तो ये खुशी तो उसके चेहरे से दुनिया नहीं छीन सकती, ये तो नेचुरल है, ये तो बेचारा छुपा भी नहीं सकता होगा। खैर, लेकिन ये हैरेसमेंट है या नहीं, ये अलग बात है। अगली बात कि जी ये मुझे चाय पे बाहर ले जाने के लिए कहता है और खाने पे, क्या इसके गवाहान ने कोई तायीद की है उसकी? नहीं। कोई फोन कॉल, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप जिसमें उसने चाय पर ऑफर की हो, बाहर खाने पर बुलाया हो, डायरेक्ट प्रपोज किया हो? नहीं। एविडेंस तो नहीं है इसके, इंडिपेंडेंट एविडेंस, थर्ड माउथ से एविडेंस नहीं है। तो ये एक चीज की एविडेंस मौजूद है कि उसने प्रपोजल भेजी, उसने एडमिट भी कर लिया, और प्रपोजल में ट्विस्ट ये है कि उसने, जो फीमेल है, उसने मना भी नहीं किया। अगर वो मना करती, अगर वो मना करती कि नहीं, इससे कहे मुझे प्रपोज ना कर, तो वो प्रपोज फिर करता, फिर तो हरासमेंट होती। लेकिन यहां सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है। यहां उसने कहा जी मुझे वक्त चाहिए, वो साहब वक्त के बाद। यहां तो हमने अमली जिंदगी में देखे कुछ लोग 40-40 साल इंतजार करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाता, फिर वो पहुंच जाते हैं जी मैं तो इंतजार में, अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। अब बताइए, जब मैं इन चीजों को स्कैटर्ड किया है, अब आपकी क्या राय है? इल्जाम वाइज आपकी क्या राय है? कंक्लूसिव जो हमारी डिस्कशन होगी वो बहुत अहम होगी। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है मुझसे इस हवाले से वो ये कि जी सबूत कहां से लाएं? हरासमेंट पब्लिकली तो की नहीं जाती, एविडेंस कहां से लाएं? तो इस पर हम बात करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं इस मॉक इंक्वायरी में, इसकी रोशनी में आप इनबॉक्स भी करें कमेंट, और माइक ओपन करके भी बात कर सकते हैं। जनाब, अब देखते हैं जनाब क्या जवाब आए हैं। दो स्लाइड्स। जी मैम, सोमिया असलम। जी जी सर। जी मैम, सोमिया असलम का ना सर माइक अलाउ किया मैंने। जी एडमन ने कोई मैडम मिसेस असलम साहिबा हैं, उनको अलाउ किया है। मैम सोमिया असलम। सोमिया असलम। जी सर। जी आमिर जुल्फकार, नो हरासमेंट। अब आनी शुरू होगी, नो हरासमेंट, नो हरासमेंट, नो हरासमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आई अस्सलाम। एम सोमिया एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल टाउन कॉलेज। मेरा व्यू पॉइंट, मैंने ये इंक्वायरी पढ़ी आपके इनबॉक्स से। मुझे ये लगता है कि वो जो सेकंड विटनेस हैं, ही इज अ मेल प्रोफेसर, और उनकी ये लाइन बड़ी फुल ऑफ एविडेंस है, जब उन्होंने कहा कि ही सीम्ड एक्साइटेड व्हेनेवर शी एंटर्स, समथिंग लाइक दिस, एक लाइन उसमें है। तो अब एक तो बात ये आपने कहा कि विद लीगल एविडेंस प्रूव करें। एविडेंस तो एज सच कोई नहीं है, लेकिन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एन इंट्यूशन, एक सिक्स सेंस ऑफ अ वुमन मेरे ख्याल में, और वो बड़ा स्लाई और बड़े डिस्क्रीट अंदाज में वो किया है उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने। अगर ये इनको बार बार उनके ऑफिस के चक्कर लगाना और डाइन करने की, ये सारी करने की जरूरत नहीं थी। अगर इफ ही वाज रियली इंटरेस्टेड इन मैरिंग द वुमन, तो फिर सीधे सीधे वो भेजते प्रपोजल एंड दैट वाज ऑल। लेकिन इसको इतना लंबा खींचना, और अगेन एंटरिंग द रूम विद दोज ग्लांसेस एंड ऑल दैट, ये हरासमेंट के जिम्मे में आता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जहां तक लीगल एक्शन की बात है, तो वो लीगल एक्शन तो जाहिर है वो एविडेंस एज सच मांगता है, तो वो फिर इंक्वायरी होगी और उसमें विटनेस भी होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये ऑफ कोर्स इट इज हरासमेंट। ये हरासमेंट भी एक, मुझे लगता है कि वो पूरी एक यानी कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता कभी। जैसे आपने पहले क्वेश्चन एक किया था कि जो जुमा मुबारक का मैसेज भेज रहे हैं, विच वाज इनवाइटिंग रिस्पांस, वो बंदा ये चाह रहा था कि ये एलिसिट करें रिस्पांस, और उनके रिस्पांस को आके लेके वो चलेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि वेरी डिस्क्रीटली एंड वेरी इन अ स्लाई सीक्रेटिव मैनर, the person, maybe he was obsessed psychologically or sexually or what with the woman, और मैरिज का प्रपोजल भी किया, लेकिन उसके बाद जो 2-3 दफा मैरिज तो हाँ या ना है बस, लेकिन हरासमेंट ये डेफिनेटली है।
और इसके ठीक लिए है। उसको मजीद उसमें लीगल एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आगे फिर इंक्वायरी कमेटी उसका डिसीजन लेगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक अनकंफर्टेबल और इनकन्वीनियंट सिचुएशन एक फीमेल वर्कर के लिए क्रिएट करना भी हरासमेंट की डेफिनेशन आपने बताया। तो ठीक है, सिंस दिस इज डिस्कम्फर्टिंग फॉर द वुमन, फॉर द लेडी वर्कर, एन इनकन्वीनियंट एटमोस्फियर जहाँ पे वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, तो ये डेफिनेटली ये हरासमेंट है। जी बहुत शुक्रिया थैंक यू प्रोफेसर सर, साहिबा, बहुत अच्छी बात ये है। मेरा इन्होंने व्यू पॉइंट है। इन्होंने लीगली लिटमस टेस्ट बनाया कि अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट तो उसके लिए बन रही है। जहां तक एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट क्या हरासमेंट है या नहीं है, मेरे नजदीक वो हरासमेंट नहीं है अनटिल अनलेस के वो एक्साइटमेंट लस्टफुल गेज या लस्टफुल आईज नहीं बनती, वो स्टेयरिंग नहीं बनती, वो किसी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। जो उसकी स्टेटमेंट है वो एविडेंस नहीं है। लेकिन हम इस पहलू पर बहुत प्रोडक्टिव बात करेंगे। लेट मी कंप्लीट इट के इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स हैं इसके, वो जो इसी कानून के, वो शायद आपको पढ़ाए गए हो या ना पढ़ाए गए हो, उनका हर इदारे में मेन जो नोटिस बोर्ड है उस पर डिस्प्ले होना जरूरी है। जो जो लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, इसी कानून का 2 सफ़ों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो उसकी कॉपी कराएं और डिस्प्ले कर दें। नहीं डिस्प्ले करेंगे आपको सजा दी जा सकती है, ये कानून रिक्वायर करता है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये ऐसा ऑफेंस है जो आमतौर पर नजर बचाकर किया जाता है, इन प्राइवेट किया जाता है, इन सीक्रेट किया जाता है। अब मैं प्योर लॉ पर गुफ्तगू कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इस पे कंप्लेंट नहीं करती फीमेल्स, वो कहती हैं हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। लोग उनको कहते हैं जी आपके पास क्या एविडेंस है? तो सुन लीजिए, जिसके साथ हरासमेंट होती है, कानून उसे सिर्फ विटनेस नहीं कहता, उसे स्टार विटनेस कहता है। विक्टिम इज स्टार विटनेस इन दिस लॉ। उसकी सिंगल स्टेटमेंट, when she complained, she agitate on the forum, she faced cross examination, she has faced the social retaliations, she has faced family risk, she has faced job risk, she has faced defamation. Since she is contented against that person without any ulterior motive, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो उसकी सिंगल स्टेटमेंट पर ये बंदा सजा हो जाता है। पीटीवी के केस में भी यही पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि खातून पढ़ी लिखी है, उसके पास इक्विवेलेंट जॉब है, उसकी फैमिली ठीक है, उसके बच्चे हैं, और मुल्जिम के खिलाफ कंप्लेनेंट होने में उसके पास कोई ऐसा मोटिव भी नहीं है कि जनाब उससे कुछ लेना है, कोई ब्लैकमेलिंग करनी है, कुछ लेना है उससे, या उसे बदनाम करना है, कोई ऐसा मोटिव नहीं है। तो एक पढ़ी लिखी औरत इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? किताबों की कहानी क्यों बनेगी? जब फैसले लिखे जाते हैं हम मर जाएंगे, ये फैसले रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, आने वाली दुनिया के लिए प्रेसिडेंट्स हैं, और उनका नाम क्या बन जाता है? उनमें आपके नाम लिखे हुए होते हैं फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, और तुमके बच्चे होते हैं, वो माएँ होती हैं, वो बहनें होती हैं। ये बहुत बड़े बड़े कंसिडरेबल फैक्टर हैं जिसकी वजह से सोल स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम स्टार विटनेस पर सजा हो सकती है। तो इसको इंडिपेंडेंट एविडेंस की जरूरत नहीं होती, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको सेटल्ड प्रिंसिपल बता रहा हूं, मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा। आपके इसी कानून के कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात लिखी हुई है, और फिर इसे इंडोर्स किया हुआ है। जो जजमेंट अभी मैंने फेसबुक पर अब शेयर की थी आपके साथ, उसमें इस पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, दीगर जजमेंट्स में भी लिखा हुआ है। सो डोंट गेट हेजिटेट, डोंट गेट पैनिक, you do not need any independent evidence, you do not need any special evidence, you are your own self, you are evidence and you are witness because you are victim। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं ऐसा हो। सबसे अहम पहलू ये है कि वो बंदा अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं बता रहा कि आखिर सारे जहान को छोड़कर उसके खिलाफ वो कंप्लेंट लेकर क्यों आई है, उसे क्या दिलचस्पी है। वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है कि उसके नाम के साथ नाम रखकर वो भी फेमस होना चाहती है। कोई ऐसी बात उसने नहीं कही है
कि जनाब किस वजह से आखिर वो इल्जाम लगा रही है। कह तो वो रहा है कि बड़ा उसने खूबसूरत डायलॉग बोला है कि दुनिया में शादी के लिए उसको प्रपोज किया जाता है जिसकी इंसान सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और मैं सोच भी नहीं सकता। तो भाईजान बात यह है कि अगर शादी के लिए उसने मना ना किया होता, उसके पास तो रीजन है, क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया, प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। स्ट्रॉन्ग रीजन भी उस फीमेल के पास है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी उसके पास है, ना इसके पास मोटिव है, ना इसके पास रीजन है। इसीलिए इन द आइज ऑफ लॉ, विद लीगल एविडेंस, विद लीगल रीजनिंग, विद लीगल प्रोविजंस, इस बंदे का सजा का केस है। दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू। सिर्फ डिनाई करने से कि जनाब नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा सोच नहीं सकता, मैं तो बहुत इज्जत करता हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ओनली denial is not sufficient on the part of accused. I think कि बहुत सारी conceptual clarity हो गई होगी आप लोगों की। अब भी अगर आपके इसमें इस हवाले से कोई सवाल है, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप इनबॉक्स कर सकते हैं जी। The accused is hereby exonerated of the allegation with the warning that he should get married soon and invite the lady to his marriage. After all, she is colleague in that workplace. Very good. सलीम रजा फैसलाबाद, उन्होंने फैसला सुना दिया जी। यस, कैन अ मेल बी स्टार विक्टिम? स्टार विक्टिम का लफ्ज नहीं है जी, विक्टिम इज अ स्टार विटनेस। यस, अगर मेल के साथ भी हुई है तो मेल भी स्टार विटनेस हो सकता है। याद रखें, किसी भी एविडेंस को करैबोरेशंस चाहिए होती हैं, जैसे मैंने करैबोरेशन एक्सप्लेन की हैं, रीजंस आने की, मोटिव और रिस्क को अफोर्ड करना, बैकग्राउंड, कोलीग्स की एविडेंस, ये सब चीजें मिलकर एक सिनेरियो डिक्लेयर करती हैं जिससे आप क्लियर हो सकते हैं। तो आप बतौर इंक्वायरी ऑफिसर चीजों को इस तरीके से करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट्स पर मैंने शुरू में लर्निंग आउटकम्स पर बात की थी। क्रॉस एग्जामिनेशन के लर्निंग आउटकम्स देखते हैं, हमने उस पर बात की है कि नहीं की है। अगर किस कोई भूल ना गया हो तो लर्निंग आउटकम्स अपने देख लीजिएगा। मेरा ये टारगेट थे लर्निंग आउटकम्स। ये लर्निंग आउटकम्स हैं, देख लीजिए कि हम हरासमेंट एट वर्क प्लेस को समझने की हमने कोशिश की है। कंप्लेंट ड्राफ्ट करने में मैंने कहा कंप्लेंट मुफस्सल ड्राफ्ट कीजिए, टाइम प्लेस पर्सन को बताएं, किस दिन किस वक्त क्या हुआ, कौन मौजूद था, इसे लिखेंगे तब आपकी कंप्लेंट स्ट्रांग होती जाएगी। मुफस्सल कंप्लेंट लिखें, इमोशंस और एग्रेशंस उसमें नहीं लिखने होते। पर्सन अगर आप लिखें कि वो मुझे उस वक्त ऐसे देख रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा दिल किया कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं, ऐसी बातें लिखने की कंप्लेंट में जरूरत नहीं होती है। हाउ टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, इस पर हमने बात की। हाउ टू ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, इसकी एग्जांपल आपके पास मौजूद है, मैंने इसकी कॉशंस भी मैंने आपको बता दिए। हाउ टू रिकॉर्ड एविडेंस, जो वो कहता है उसको उसी की जुबान में लिखना चाहिए। इसी तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट अपोजिट पार्टी को होता है। इस केस में चूंकि विटनेस पेश कर रही है लेडी, तो मुल्जिम के पास ये राइट है। और मैं बताता चलूं, खुदा ना खास्ता कभी सिचुएशन में फंस जाएं, कभी भी खुद क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें। क्रॉस एग्जामिनेशन इज द एलीट वन स्किल फ्रॉम एडवोकेसी फील्ड। तो ये बड़े बड़े वकीलों के पास भी ये स्किल्स कम होती हैं, ये सबसे एलीट स्किल समझी जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन वेरी डेंजरस थिंग, ये डबल एज वेपन है। कभी कभी हमारे सवालात इतना बड़ा नुकसान करते हैं कि लोगों की गवाही हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकती। सो नेवर डू दिस। वो जैसे WWE में होता है, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये भी आपने ट्राई नहीं करना है जी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस जी सर वाइंड अप कीजिएगा प्लीज सर। जी वाइंड अप करें जी। प्रोटेक्शन ऑफ हरासमेंट विक्टिम और प्रिंसिपल एडजुडिकेशन, हाउ टू राइट रिप्लाई वगैरह, ये आप लोगों ने देख लिए हुए हैं। आप तमाम लोगों का वक्त हो गया, छुट्टी है जनाब मेरी तरफ से। जैसा कि छुट्टी सबको अच्छी लगती होती है, मुझे भी छुट्टी अच्छी लगती है। फिर भी किसी का कोई सवाल हो किसी स्पेशल हरासमेंट या कंप्लेंट की तरफ से, तो आप लोग अपना सवाल इसमें या चैट रूम में कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। इस वक्त टाइम ओवर है। आई एम लिविंग दिस, आई एम होपफुल कि आप लोगों को इस सेशन में कुछ ना कुछ समझ आई होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।